सभी के चले जाने पर हैमर ट्रेडिंग अपनी कुर्सी पर सुन्न होकर बैठा रहा। उसकी दोनों आंखों में एक निर्जीव भाव था। क्या वाकई कोई नीलामी घर में कांस्य उपकरणों के लिए गहराई डिजाइन बेच रहा था? ये कैसे संभव था? हैमर ट्रेडिंग को इस तरह के व्यवहार की कोई समझ नहीं थी। यह उतना ही मूर्खतापूर्ण था जितना कि सचमुच सोने से भरे खजाने की चाबियां किसी और को सौंप देना। केवल एक दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति ही ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करेगा। नहीं, ये लोग मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे। हैमर ट्रेडिंग अचानक खड़ा हो गया और आधिकारिक मंच को चुनौती देने लगा। वह इन लोगों को पछतावा करवाना चाहता था। वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत की थी। हालांकि जब हैमर ट्रेडिंग ने कुछ पिन किए गए चर्चा थ्रेड्स देखे तो वह तुरंत अचंभित हो गया। वाकई में एक मूर्ख था जो फोजिंग डिजाइन बेच रहा था। नीलामी घर में कांस्य उपकरण गढ़ने का डिजाइन प्रदर्शित किया गया है। साक्ष्य के रूप में चित्र उपलब्ध हैं। थ्रेड पर क्लिक करके देखने पर हैमर ट्रेडिंग का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। ये फोजिंग डिजाइन असल में ग्लिमर चेस्ट प्लेट के लिए था। ये वही उपकरण था जिसे पहले ब्लैक फ्लेम फोजर बेचता था। इस आइटम के एट्रीब्यूट्स कितने बेहतरीन थे, ये बात सभी को भली भांति पता थी। यह एक बेहद उच्च कोटि का आइटम था। यदि किसी उच्च कोटि के गिल्ड को यह फोजिंग डिजाइन मिल जाए तो उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक उच्च कोटि के गिल्ड के लिए प्रसिद्धि का कोई खास महत्व नहीं था। पहले उसने इसलिए धृष्टता का प्रदर्शन किया क्योंकि उसने सैवेज चेस्ट प्लेट के लिए गहराई का डिजाइन सीख लिया था। अब जब दूसरों के पास उससे बेहतर गहराई का डिजाइन था तो कौन उसकी बात पर ध्यान देगा? इस चर्चा में कई शीर्ष श्रेणी के गिल्डों ने घोषणा की कि फोजिंग डिजाइन उनका है और वे उससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति से लड़ेंगे। इसलिए हर कोई इस फोजिंग डिजाइन के स्वामित्व की समस्या पर ध्यान देने लगा था। हैमर ट्रेडिंग पर अब किसी का ध्यान नहीं था। इसके बजाय हर कोई उसकी बदकिस्मती पर खुश था और उसके अंत का मजाक उड़ा रहा था। इस घटना ने सभी को उस रहस्यमय खिलाड़ी की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया जो फोजिंग डिजाइन बेच रहा था। इस रहस्यमय खिलाड़ी के पास असाधारण धन दौलत थी और लोग उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। हत्या करते समय लगभग कोई खून नहीं दिखाई दिया। उसने केवल एक कागज के टुकड़े का इस्तेमाल करके हैमर ट्रेडिंग को, जो हजारों लोगों की ईर्ष्या और प्रशंसा का पात्र था, उसके स्वर्गिक शिखर से नीचे गिरा दिया और उसे अथाह खाई में धकेल दिया जहां से वह कभी वापस नहीं आ सका। हैमर ट्रेडिंग को पहले से ही उस खिलाड़ी से घोर नफरत थी जिसने फोजिंग डिजाइन बेचा था। जब उसका आलीशान जीवन उसके हाथों में था तभी सब कुछ बर्बाद हो गया। और तो और ये सब एक ऐसे व्यक्ति के हाथों हुआ जो दिमागी तौर पर बिल्कुल सुस्त था। किसी देवता तुल्य प्रतिद्वंद्वी से मत डरो, बल्कि स्वतुल्य सहयोगी से डरो। अब इस कहावत में एक और पंक्ति जोड़ने की आवश्यकता है, और किसी मूर्ख राहगीर से और भी अधिक डरो। हैमर ट्रेडिंग की आंखें इस समय लाल हो चुकी थीं, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसके चेहरे के भाव ही किसी को भी स्तब्ध करने के लिए काफी थे। अच्छा नहीं, मुझे इसे हर हाल में खरीदना ही होगा, चाहे कीमत कितनी भी हो। अगर मैं इसे खरीद लूं तो मुझे सारे फायदे वापस मिल जाएंगे। उस समय मेरे पास न केवल सैवेज चेस्ट प्लेट होगी बल्कि ग्लिमर चेस्ट प्लेट भी होगी। जब वो समय आएगा तो उन श्रेष्ठ गिल्डों को मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांगनी पड़ेगी। हैमर ट्रेडिंग का वर्तमान चेहरा किसी ऐसे जुआरी जैसा था जो बुरी तरह हार गया हो। उसने अपनी सारी उम्मीदें ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोजिंग डिजाइन को खरीदने पर लगा रखी थीं। अब तक की बातों को ध्यान में रखते हुए हैमर ट्रेडिंग खुद को रोक नहीं पाया और तेजी से नीलामी घर की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि नीलामी घर की ओर दौड़ लगाने वालों में केवल हैमर ट्रेडिंग ही नहीं थी। व्हाइट रिवर सिटी के प्रभाव में आने वाले विभिन्न कस्बों के विभिन्न गिल्डों के उच्च अधिकारी भी शामिल थे। वे सभी फोजिंग डिजाइन खरीदना चाहते थे। आखिरकार सभी जानते थे कि ग्लिमर चेस्ट प्लेट कितनी शक्तिशाली थी। फोजिंग डिजाइन का मालिक होना सोने के पहाड़ का मालिक होने के बराबर था। इस घटना के कारण व्हाइट रिवर सिटी के विभिन्न कस्बों के नीलामी घरों में अफरा तफरी मच गई। नीलामी घर असामान्य रूप से जीवंत हो उठे क्योंकि खिलाड़ी इमारत के अंदर एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। नीलामी घर प्रवेश द्वार तक खचाखच भरे हुए थे, जिससे खिलाड़ियों के लिए अंदर प्रवेश करना भी मुश्किल हो गया था। इसी बीच ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोजिंग डिजाइन के लिए प्रतियोगिता जोरों से शुरू हो गई। सभी गिल्डों ने ऊंची बोली लगाई। महज 10 मिनट में ही वस्तु की कीमत एक सोने के सिक्के तक पहुंच गई। जी हाँ, यह एक सोने का सिक्का था। यह लगभग एक बड़े गिल्ड की पूरी नकदी के बराबर था। इस तरह फोजिंग डिजाइन की कीमत लगातार बढ़ती गई और इसमें रुकने के कोई संकेत नहीं दिखे। गिल्ड लीडर, मेरे पास अब पर्याप्त पैसे नहीं हैं।
अब हम क्या करें? अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें 1 सोना और 20 चांदी दी थी, क्या ये काफी नहीं है? लेकिन अब यह 1 सोने के बदले 56 चांदी के सिक्के में बिक रहा है। अरे यार, ये लोग तो पागल हैं। ये तो बस एक फोर्जिंग डिजाइन है। जरा रुको, मैं तुरंत पैसे कमाने वाली टीम से कुछ पैसे मांगता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम इसे हासिल नहीं कर सकते। जैसे जैसे ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन की कीमत धीरे धीरे बढ़ती गई, विभिन्न गिल्ड लगातार धन जुटाने में जुट गए। उन्होंने धन जुटाने वाली टीमों, अपने गिल्ड सदस्यों से संपर्क किया और अंत में वर्चुअल ट्रेड सेंटर से भी खरीदारी की। इसी बीच व्हाइट रिवर सिटी में मची इस सारी अफरा तफरी का कारण शीफेंग आराम से पुस्तकालय पहुंच चुका था। आदरणीय श्रीमती शार्लिन, मैं आपके द्वारा अनुरोधित वस्तुएं ले आया हूं। क्या आप अब मेरे लिए श्राप दूर कर सकती हैं? शीफेंग ने ईमानदारी से 2 सोने के सिक्के, 30 चंद्रपत्थर और टेलीपोर्टेशन मैजिक ऑर्ब निकाले। चमकीले सोने के सिक्के देखकर शार्लिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि पवित्र मां की तरह ही शार्लिन ने भी सिर हिलाते हुए दयनीय स्वर में कहा, साहसी, तुमने मुझे सचमुच चकित कर दिया। तुमने इतने कम समय में सभी आवश्यक सामग्रियां जुटा ली। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें बता देती कि मून ड्रिप समारोह में कई स्तर होते हैं। स्तर। शीफेंग ने शार्लिन के खेद भरे चेहरे को देखा और उसे स्थिति थोड़ी अजीब सी लगी, मानो वह एक चूहे की तरह था जिसे एक बिल्ली घूर रही हो। शार्लिन ने आह भरते हुए कहा, मून ड्रिप एक बहुत प्राचीन अनुष्ठान है। वास्तव में शाप दूर करने के अलावा इसके और भी कई प्रभाव हैं। हालांकि सुविधा के लिए लगातार बदलाव के बाद इस अनुष्ठान का उपयोग केवल शाप दूर करने के लिए किया जाता था, जबकि अन्य प्रभाव काफी कमजोर हो गए थे। यदि आप 3 और सोने के सिक्के देते हैं तो मैं मून ड्रिप अनुष्ठान को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जुटा सकती हूँ। शाप दूर करने में आपकी मदद करने के अलावा यह आपको अकल्पनीय रूप से बड़ी फसल भी देगा। क्या आप इस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे? बड़ी फसल। जब शार्लिन ने ये 2 शब्द कहे तो उसकी आवाज असाधारण रूप से ऊंची सुनाई दी, जिससे ऐसा लगा मानो यह बड़ी फसल कोई अद्भुत चीज हो। हालांकि शीफेंग जानता था कि उसके सामने खड़ी शार्लिन के पास किसी प्रकार की भेदने की शक्ति है। अन्यथा वह कैसे अनुमान लगा सकती थी कि उसके थैले में अभी भी 3 सोने के सिक्के हैं। उसने श्राप को दूर करने के लिए पहले ही 3 सोने के सिक्के खर्च कर दिए थे और वह मूर्ख नहीं बनना चाहता था। जैसे शीफेंग के विचारों को भांपते हुए शार्लिन ने कहा, साहसी, क्या आप दानव संहारक तलवार संत सेलियस की किंवदंती के बारे में जानते हैं? किंवदंती के अनुसार सेलियस को महान दानव राजा ने शाप दिया था और उसने लंबे समय तक कष्ट सहा। हालांकि अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसने अंततः शाप को दूर करने का एक तरीका खोज निकाला, जो था चंद्र जल वृषण। चंद्र जल वृषण अनुष्ठान के बाद उसे नया जीवन प्राप्त हुआ। उसे इस अनुष्ठान से अतुलनीय शक्ति मिली, जिससे वह महान दानव राजा को हराने में सक्षम हुआ और ईश्वर के राज्य महाद्वीप में एक महान तलवार संत बन गया। क्या आपको नहीं लगता कि तलवार संत सेलियस बहुत शक्तिशाली था? जब वह बोल रही थी, शार्लिन की गुड़िया जैसी आंखें लगातार शीफेंग पर नजर डाल रही थीं। तलवार संत का जिक्र होते ही वह लगातार आहें भर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शीफेंग अचानक अवाक रह गया। शार्लिन की हरकतों को देखकर साफ लग रहा था कि वे कह रही थीं, तलवार संत तुम्हें बुला रहे हैं। नौजवान, क्या तुम कोशिश नहीं करोगे? शीफेंग ने शार्लिन के मुस्कुराते चेहरे पर एक नजर डाली और उसका दिल बेबसी से भर गया। ये शार्लिन तो हीरे बेचने वाली थी। शार्लिन का स्वभाव भले ही उग्र था और उसका शरीर बेहद आकर्षक था, लेकिन 6 सोने के सिक्के मांगना सरासर धोखा था। 6 सोने के सिक्के, ये 36,000 क्रेडिट के बराबर थे। बहुत खूब। उसका दिल पिघल गया। अगर वह भविष्य में तलवार संत बन सके तो ये सब सार्थक होगा। अगर पुराना नहीं जाएगा तो नया भी नहीं आएगा। आदरणीय श्रीमती शार्लिन, मैं संपूर्ण मून ड्रिप समारोह में भाग लेना चाहती हूँ। क्या इसमें कोई खतरा होगा? शीफेंग ने अनिच्छा से 3 और सोने के सिक्के निकाले। सोने के सिक्के मिलने के बाद शार्लिन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, साहसी। हालांकि यह मेरा पहला अनुभव है, लेकिन मेरे कौशल बहुत अच्छे हैं। मेरे शिक्षक ने भी मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे प्रतिभाशाली बताया है। चलिए अभी शुरू करते हैं। आसमान अभी भी अंधेरा था और चंद्रमा आसमान में काफी ऊपर बिना छिपा हुआ दिखाई दे रहा था। रेड लीफ टाउन की झुगी बस्ती में स्थित पुस्तकालय के अंदर। साहसी, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो जादुई घेरे के केंद्र तक चलें। समारोह शुरू होने के बाद थोड़ा दर्द होगा, बस उसे सहन कर लें।
और यह खत्म हो जाएगा। शार्लिन ने काले पत्थर से बने वेदी के केंद्र की ओर इशारा किया। उनकी आंखों में उत्साह की झलक थी क्योंकि आखिरकार वह इस प्रयोग को शुरू कर सकती थी। शी फैंग शार्लिन के विचारों से पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसने सिर हिलाया और जादुई घेरे में प्रवेश कर गया। चाहे वह इसे किसी भी तरह से कहे, शार्लिन एक महत्वपूर्ण किरदार थी जिसके पास यतीम का काम था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जहां तक उसे सहने वाले दर्द की बात है, उसने इसकी परवाह नहीं की। ईश्वर के क्षेत्र में होने वाली लड़ाइयों के दौरान खिलाड़ी राक्षसों के हमले से दर्द महसूस कर सकते थे। हालांकि अधिकांश खिलाड़ियों ने इस तरह की व्यवस्था को स्वीकार करना बेहतर समझा। उनका उद्देश्य यथार्थवाद को बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने दर्द के संचरण को शून्य तक सीमित नहीं किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे युद्ध में अपने कौशल को बढ़ाना चाहते थे। एक पुरानी कहावत है, छड़ी का प्रयोग न करने से बच्चा बिगड़ जाता है। दर्द सहने से ही व्यक्ति को सबक याद रहता है और उस सबक को सीखने से ही वह आगे सुधार कर पाता है। इसलिए यदि कोई ईश्वर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो ऐसे दर्द को स्वीकार करना सीखना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि प्रत्येक खिलाड़ी की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए गॉड्स डोमेन ने दर्द संचरण को डिफ़ॉल्ट रूप से 20% पर सेट किया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे 60% तक समायोजित कर लेते थे जिससे वे अधिक सतर्क रह सकें। वहीं शी फैंग ने इसे 50% पर सेट किया था। यह दर्द का वह स्तर था जिसके वह आदी थे और यह वह मात्रा थी जिस पर वह अपनी शक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते थे। अपनी जगह पर खड़े होने के बाद शी फैंग ने शार्लिन की ओर सिर हिलाकर इशारा किया कि वह समारोह शुरू कर सकती है। चंद्र देवी का अवतरण। शार्लिन ने अपनी प्रार्थना शुरू की। उसके मुख से दिव्य मंत्र निकल रहे थे और उसकी उंगलियां दिव्य ग्रंथों को दोहरा रही थीं। दिव्य ग्रंथों की पंक्तियां हवा में तैरती हुई क्षितिज की ओर बढ़ रही थीं। पहले के तीसरे स्तर के जादू की तुलना में इस समारोह में लिखे गए दिव्य ग्रंथ अत्यंत असंख्य थे। सैकड़ों पंक्तियां लिखने के बाद भी शार्लिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह काफी थक चुकी है। इसी बीच जमीन पर बना जादुई घेरा एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी बिखेरने लगा और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। 10 मिनट से अधिक समय बीत जाने के बाद चमकती हुई चांदनी की एक लकीर शी फैंग के शरीर की ओर तेजी से बढ़ी। अचानक शी फैंग के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह काला धुआं हवा में ऊपर उठते हुए शी फैंग के शरीर से अलग होने को बेताब था। इसी बीच शी फैंग के माथे पर पसीना आने लगा। असहनीय दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया। शी फैंग ने लगभग शार्लिन को कोसना शुरू कर दिया। यह मामूली दर्द तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि बहुत ही असहनीय दर्द था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंग उसके शरीर से अलग हो रहे हों। अगर वह 10 साल से ईश्वर के क्षेत्र में न खेल रहा होता और दर्द का आदी न हो गया होता, तो शायद वह इस समय किसी भूत की तरह विलाप कर रहा होता और भेड़िए की तरह चिल्ला रहा होता। कई मिनट तक लगातार चांदनी में रहने के बाद काला धुआं आखिरकार शी फैंग के शरीर से छट गया। हालांकि ये यूं ही गायब नहीं हुआ, बल्कि इसने एक काली परछाई का रूप ले लिया जो शी फैंग की हूबहू प्रतिकृति थी। साहसी, इस अभिशाप को दूर करने के लिए तुम्हें इस दानव के हमशक्ल को मारना होगा। मुझे अनुष्ठान करना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है, शार्लिन ने याद दिलाया। कुछ हद तक थका हुआ महसूस करते हुए शी फैंग ने इस काली छाया पर अपनी अवलोकन दृष्टि का प्रयोग किया। ये फैंग राक्षस का हमशक्ल कुलीन श्रेणी स्तर 4 HP 2000/2000 एक कुलीन। शी फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। उस दानव के हमशक्ल के पास बहुत कम HP थी और उसका स्तर भी लगभग उसी के जैसा था। अगर इस हमशक्ल के पास कोई शक्तिशाली कौशल नहीं होता तो उससे निपटना कोई बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। दुष्ट मूनड्रिप, नीच इंसान, क्या तुमने सोचा था कि मूनड्रिप की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके मेरी ताकत को कमजोर करके तुम मुझे हरा पाओगे? मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसान हम जैसे शक्तिशाली राक्षसों के सामने कभी नहीं जीत सकते। राक्षस के हमशक्ल ने क्रोधित भाव से एक काली लंबी तलवार निकाली और शी फैंग पर वार किया। पलक झपकते ही उसका हमशक्ल शी फैंग के सामने आ गया। उसने अपनी लंबी तलवार लहराए और उसके पीछे एक हल्की काली किरण निकली। पल भर में वह एक काली किरण 4 लकीरों में बदल गई जो शी फैंग को मांस के टुकड़ों में काटने की धमकी दे रही थी। असाधारण स्थिति। ये सब देखकर शी फैंग को गहरा सदमा लगा। ये गति एक सामान्य एलीट योद्धा से कहीं अधिक थी। तुरंत ही शी फैंग ने पैरी का प्रयोग किया। डैंग डैंग डैंग। शी फैंग ने अपने शरीर को स्थिर करने से पहले कुछ कदम पीछे हटे।
अगर संपूर्ण मून रिप न होता तो इस दानव का हमशक्ल शायद सिर्फ एक एलिट ही नहीं बल्कि एक स्पेशल एलिट होता। मर जा। पलड़ा भारी होने के बावजूद दानव के हमशक्ल ने शी फैंग को कोई मौका नहीं दिया। उसने शी फैंग की तलवार का इस्तेमाल किया, उसकी तलवार शी फैंग के दिल की ओर बढ़ी। शी फैंग ने तुरंत विंडवॉक को सक्रिय किया और जैसे ही उसने दानव के हमशक्ल से दूरी बनाई उसका शरीर अचानक एक तरफ हट गया। अपने हमले में चूकने के बाद डोपेलगेंगर ने अपना सिर घुमाया और विंडवॉक का उपयोग करते हुए शी फैंग का पीछा किया। ताकत, गति और शक्ति के मामले में दानव के हमशक्ल को सबसे अधिक लाभ था। इसके अलावा हमशक्ल के पास शी फैंग के समान ही कौशल भी थे। शी फैंग के लिए यह बेहद प्रतिकूल स्थिति थी। शी फैंग को पकड़ते देख दानव के हमशक्ल ने निर्मम मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। इसके अलावा मेरी शक्ति तुमसे कहीं अधिक है। तुम मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए शांत रहो और मृत्यु की प्रतीक्षा करो। यही तुम्हारा भाग्य है। तो क्या तुम ये चाल जानते हो? शी फैंग ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसके बगल में 9 तलवारों के प्रेत प्रकट हुए और एक जोरदार आवाज के साथ वे सभी 9 तलवारें दानव के हमशक्ल की ओर बढ़ गईं। यद्यपि डोपेलगैंगर अधिकांश हमलों को रोकने में सक्षम था, फिर भी एबिसल ब्लेड के कुछ प्रेत उसके शरीर को भेदने में कामयाब रहे। प्रेतों के प्रत्येक हमले से डोपेलगैंगर को -30 से अधिक का नुकसान हुआ। घृणित मनुष्य, तुम केवल अपने हथियार की ताकत पर भरोसा कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। ये कहते हुए उसका हमशक्ल शी फैंग के सामने पहुंचा और थंडरिंग फ्लैश का प्रयोग किया। तलवार की रोशनी आते ही शी फैंग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपने थैले से 2 स्क्रॉल निकाले। उनमें से एक स्पीड स्क्रॉल था जबकि दूसरा पॉलीमॉर्फ स्क्रॉल। पलक झपकते ही शी फैंग की गति अचानक बढ़ गई और वह एक तरफ हटकर थंडरिंग फ्लैश के वारों से बच गया। उसी समय उसने दानव के हमशक्ल को भीड़ में बदल दिया। उसे भीड़ में बदलने के बाद शी फैंग ने तुरंत अपनी तलवार से उस पर वार किया। गरजती हुई चमक, बचने में असमर्थ दानव के हमशक्ल को तीनों तलवारों की रोशनी का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप शी फैंग के लेवल 5 थंडरिंग स्ट्राइक ने -112, -135 और -163 का भयंकर नुकसान पहुंचाया। राक्षस का हमशक्ल बेहद क्रोधित हो गया और उसने डिफेंसिव ब्लेड सक्रिय कर दिया। अपनी आक्रमण सीमा को काफी बढ़ाते हुए उसने तुरंत शी फैंग पर अपनी तलवार से वार किया। यह इंसान सचमुच नीच था। उसने भीड़ में बदलने जैसा घिनौना तरीका अपनाया। हे, और मैं सोच रहा था कि एक दानव कितना शक्तिशाली होगा। तुम्हारा शरीर तो मुझसे कहीं अधिक मजबूत है, फिर भी तुम वही कौशल इस्तेमाल कर रहे हो जो मैं करता हूं। लगता है तुम्हारे मानक बस यहीं तक सीमित हैं। शी फैंग ने आने वाले हमले से बचते हुए उपहास किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। शी फैंग के एक ही वाक्य से दानव का हमशक्ल गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। उसने शी फैंग की गर्दन पर 2 वार किए। शी फैंग ने अगाध तलवार को दानव के हमशक्ल की ओर इंगित किया और पल भर में 9 गहरे काले रंग की जंजीरें प्रकट हुईं और उसे बांध दिया, जिससे वह 3 सेकंड के लिए बंध गया। फैंटम किल। साथ ही मूल और उसके प्रतिरूप दोनों ने डिफेंसिव ब्लेड को सक्रिय कर दिया और दोनों ने दानव के प्रतिरूप पर हमला शुरू कर दिया। थंडरिंग फ्लैश, चॉप, अर्थ स्प्लिटर, डबल चॉप और कई अन्य कौशलों ने दानव के हमशक्ल पर हमला किया। 9 ड्रैगन स्लैश के लगातार हमलों के अलावा दानव के हमशक्ल की एचपी तेजी से घटने लगी और पल भर में 10% तक गिर गई। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा शरीर बलवान है? तो क्या हुआ अगर तुम मेरी सारी कला जानते हो? तो क्या हुआ अगर तुम दानव हो? शी फैंग ने मांग करते हुए दानव के हमशक्ल की छाती में भाला घोंप दिया। वहीं दानव का हमशक्ल दर्द से कराहते हुए दांत पीसता रह गया। उसके अंदर क्रोध की आग भड़क रही थी। जैसे ही इसे बांधने वाले बंधन खुलेंगे, ये शी फैंग से ठीक से निपट सकेगा। लेकिन जैसे ही यह अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करने वाला था, तभी दानव के हमशक्ल ने शी फैंग के हाथ में वह स्क्रॉल देख लिया। अचानक दानव का हमशक्ल पूरी तरह से निराश हो गया। बाय बाय। शी फैंग ने दानव के हमशक्ल को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वह जानता था कि दानव का हमशक्ल अपना असली रूप दिखाने ही वाला है, इसलिए उसने अपने हाथ में मौजूद प्रथम श्रेणी के जादुई स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया था। थंडर बॉम्बार्डमेंट। ये टियर 1 मैजिक स्क्रॉल लेवल 20 से नीचे के एक दुश्मन को -500 का नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। यह उस दानव के हमशक्ल से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था, जिसके पास वर्तमान में 200 से कम एचपी थे। अचानक ऊपर आकाश से एक हरी बिजली गिरी। इसने दानव के हमशक्ल को -500 का नुकसान पहुंचाया और वह पल भर में काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। साथ ही वह अपने पीछे गहरे भूरे रंग का एक उपकरण भी छोड़ गया।
सिस्टम मून रिक्वेस्ट पूरी हुई। इसके बदले 10,000 EXP और डेमन हंटर का खिताब मिला। स्टार मून किंगडम में प्रतिष्ठा जोड़ 5, व्हाइट रिवर सिटी में प्रतिष्ठा जोड़ 20 और रेड लीफ टाउन में प्रतिष्ठा जोड़ 100 बढ़ी। सिस्टम रेड लीफ टाउन में प्रतिष्ठा 50 अंक तक पहुंच गई है। रेड लीफ टाउन के प्रथम श्रेणी के नागरिक के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। सिस्टम रेड लीफ टाउन में प्रतिष्ठा 100 अंक तक पहुंच गई है। रेड लीफ टाउन के तृतीय श्रेणी के कुलीन के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। नोटिफिकेशनों की इस श्रृंखला को देखकर शी फैंग थोड़ा हैरान रह गया। उसके जैसे लेवल 4 के खिलाड़ी के लिए 10,000 EXP कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे उसका लेवल 4 का केवल 27% ही बढ़ा था और लेवल 5 तक पहुंचने में अभी काफी समय बाकी था। इसके विपरीत अन्य पुरस्कारों के कारण ही उनकी आंखों में चमक आ गई थी। एक बेहद मूर्ख एलीट डेमन को मारकर ही उसने बदले में काफी प्रतिष्ठा हासिल कर ली। शी फैंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है। ईश्वर के क्षेत्र में प्रतिष्ठा अत्यंत मूल्यवान थी। ऐसे बहुत कम कार्य थे जिनसे किसी खिलाड़ी की प्रतिष्ठा बढ़ सकती थी, और वे कार्य भी केवल थोड़ी सी ही वृद्धि करते थे। जब तक किसी खिलाड़ी की प्रतिष्ठा काफी ऊंची होती थी तब तक उसे उच्च स्तरीय मिशन मिलते थे जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते थे। खिलाड़ी कांस्य उपकरण, विशेष औषधि आदि जैसी ऐसी वस्तुएं भी खरीद सकते थे जो आमतौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होती थीं। साथ ही वस्तुएं खरीदते समय छूट भी मिलती थी और गैर प्राण पात्रों NPC की आपके प्रति सकारात्मक राय होती थी। कुल मिलाकर प्रतिष्ठा से कई लाभ मिलते थे। किसी खिलाड़ी की प्रतिष्ठा एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद वह एक कुलीन व्यक्ति भी बन सकता था। ईश्वर के राज्य में कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग माना जाता था और उन्हें अनेकों लाभ प्राप्त थे। कुलीन होना प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यदि कोई आम नागरिक किसी कुलीन को क्रोधित कर देता तो परिणाम गंभीर होते। मामूली अपराध के लिए कारावास, जबकि गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। इसलिए खिलाड़ी कुलीनों को नाराज करने का साहस नहीं करते थे। यहां तक कि यदि कोई कुलीन किसी सुरक्षित क्षेत्र में किसी आम नागरिक की पिटाई भी कर दे तो भी पहरेदार उस पर ध्यान नहीं देते थे। यही प्रतिष्ठा का अंतर था। यही कारण था कि शी फैंग इतना हैरान था। अब जब उसे रेड लीफ टाउन में कुलीन की उपाधि मिल गई थी तो भविष्य में वह बहुत आसानी से काम कर पाएगा। शी फैंग ने फिर कई उच्च स्तरीय मिशनों के बारे में सोचा जिन्हें केवल कुलीन ही स्वीकार कर सकते थे। इस डेमन हंटर उपाधि का क्या कार्य है? शी फैंग ने सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करते हुए डेमन हंटर उपाधि के बारे में जानकारी देखी। दानव शिकारी, आप एक वीर योद्धा और राक्षसों के नाशवान हैं जिनका सभी सम्मान करते हैं। आप जहां भी जाएंगे आपको एक कुलीन व्यक्ति के समान दर्जा प्राप्त होगा। आप अंधकार से जुड़े सभी प्राणियों के लिए भय का कारण बनने वाले यमराज हैं। 100 गज के दायरे में अंधकार से जुड़े राक्षसों के गुण 10% कम हो जाएंगे। साथ ही अंधकार से जुड़े राक्षसों पर आपके द्वारा किए गए हमलों की क्षति 10% बढ़ जाएगी। अरे यार, ये टाइटल तो बहुत ही शानदार है। डेमन हंटर टाइटल का परिचय पढ़ने के बाद शी फैंग थोड़ा उत्साहित हो गया। यदि किसी व्यक्ति को ईश्वर के क्षेत्र की पर्याप्त समझ न हो तो उसे इस उपाधि का महत्व समझ में नहीं आएगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी कुत्ते को रत्न का मूल्य पता न हो। शी फैंग को रेड लीफ टाउन में तभी कुलीन उपाधि मिली जब वहां उनकी प्रतिष्ठा 100 अंक तक पहुंच गई। हालांकि यह उपाधि केवल रेड लीफ टाउन तक ही सीमित थी। रेड लीफ टाउन छोड़ने के बाद कोई भी उन्हें कुलीन के रूप में स्वीकार नहीं करता था। बेशक अगर शी फैंग व्हाइट रिवर सिटी का कोई रईस होता तो व्हाइट रिवर सिटी के प्रशासन के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र में उसे इसी रूप में मान्यता प्राप्त होती। इस उपाधि का दायरा कहीं अधिक व्यापक था। किसी कस्बे के रईस की तुलना में इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इस बीच एक दानव शिकारी को हर क्षेत्र में कुलीन का दर्जा प्राप्त होता था। इसका मतलब ये था कि स्टार मून किंगडम छोड़ने के बाद भी शी फैंग को अन्य देशों में कुलीन के रूप में ही मान्यता मिलती। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी देश एक दूसरे के मित्र नहीं थे, कुछ तो शत्रु भी थे। यदि शी फैंग किसी दूसरे देश में कोई मिशन करना चाहता तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और यहां तक कि भेदभाव का भी सामना करना पड़ता। लेकिन इस उपाधि के साथ उसे अब गैर प्राणी पात्रों द्वारा भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। यही दानव शिकारी उपाधि का वास्तविक मूल्य था। इसकी तुलना में रेड लीफ टाउन में कुलीन होना अब महत्वहीन था। शी फैंग ने दानव के हमशक्ल द्वारा गिराए गए उपकरण को उठा लिया। राक्षस मुखौटा, विशेष वस्तु। इसे पहनने पर उपयोगकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है। उच्च स्तरीय अवलोकन कौशल के बिना ये रूप भंग नहीं किया जा सकता।
सचमुच बढ़िया चीज है। मैंने जो 6 सोने के सिक्के खर्च किए वो बिल्कुल सही थे। शी फैंग ने खुशी खुशी दानव मुखौटा रख लिया। ये वस्तु घरों में चोरी करने के लिए बनी थी। हालांकि वह ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन इसे अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करने में उसे कोई हर्ज नहीं था। साहसी समारोह समाप्त हो गया है। इस समारोह को संपन्न करने से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, इसलिए मैं कुछ समय आराम करने के लिए व्हाइट रिवर सिटी जा रही हूँ। यदि आप बाइबल ऑफ डार्कनेस के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मुझे वहां मेरे भुगतान के साथ ढूंढें। मैं आपका इंतजार करूंगी। इस समय शार्लिन बहुत ही नाजुक लग रही थी, उसकी पहले वाली चतुराई पूरी तरह गायब हो गई थी। अपनी बात कहने के बाद उसने तुरंत एक टेलीपोर्टेशन शकल सक्रिय किया और आराम करने के लिए व्हाइट रिवर सिटी चली गई। शार्लिन की खूबसूरत छवि को जाते हुए देखकर शी फैंग मन ही मन स्तब्ध रह गया। इस बार मून ड्रिफ्ट समारोह उतना आसान नहीं था जितना उसने पहले सोचा था, वरना तीसरे स्तर का एक दिव्य अधिकारी इतना कमजोर नहीं होता। यहां तक कि शी फैंग को भी लग रहा था कि वह अभी शार्लिन को हरा सकता है। शार्लिन की कमजोरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। छोड़ो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जब श्राप दूर हो गया है और मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं, तो मैं आखिरकार तेजी से लेवल बढ़ा सकता हूं। जितनी जल्दी मैं लेवल 10 पर पहुंचूंगा, उतनी जल्दी मैं व्हाइट रिवर सिटी के लिए टेलीपोर्टेशन गेट खोल पाऊंगा। शी फैंग ने कंधे उचका दिए। अब उसे बड़े बड़े किरदारों की बातों की परवाह नहीं थी। उसके जैसे छोटे किरदार को भी बहुत कुछ करना था। शून्य से शुरुआत करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उन गिल्डों से मुकाबला करने की बात तो छोड़ ही दो, एक महान दानव का ध्यान आकर्षित करना ही उसके लिए काफी सिरदर्द था। वह इतना खाली नहीं था कि दूसरे मामलों पर ध्यान दे सके। इसके बाद शी फैंग पुस्तकालय से निकल गया। वह वायलेट क्लाउड की वर्तमान प्रगति का जायजा लेने के लिए शेफ एसोसिएशन की ओर चल पड़ा। रेड लीफ टाउन व्यापार क्षेत्र। व्यापार क्षेत्र में कदम रखते ही शी फैंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सूरज निकल चुका था, इसलिए तर्कसंगत रूप से खिलाड़ियों को लेवल बढ़ाने के लिए बाहर जाना चाहिए था। फिर भी सड़कें खिलाड़ियों से भरी हुई थीं जो आपस में बातचीत कर रहे थे। संक्षेप में माहौल बेहद जीवंत था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। बीच बीच में शी फैंग को बड़े बड़े गिल्ड के कुछ उच्च अधिकारी भी सड़कों पर दौड़ते और चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, गेम करेंसी खरीदो, जितनी ज्यादा रकम होगी उतना ही ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई और समय होता तो शी फैंग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन इस समय सड़क पर कई खिलाड़ी गेम करेंसी खरीद रहे थे। ये वाकई असामान्य था। क्या हुआ? गिल्ड के बड़े अधिकारी असल में आम खिलाड़ियों से गेम करेंसी खरीद रहे थे। तर्क के अनुसार इन गिल्डों के पास अपनी खुद की पैसा कमाने वाली टीमें होती या पैसा कमाने वाले विशेषज्ञों के साथ उनका कोई अनुबंध होता। इस तरह वे काफी गेम करेंसी हासिल कर लेते। हालांकि उनकी मौजूदा गतिविधियों से पता चलता है कि पैसा कमाने वाली टीमों द्वारा दी गई गेम करेंसी अपर्याप्त थी। शुरू में शी फैंग इस समस्या को लेकर चिंतित था कि वह इन गिल्डों से पैसा कैसे खर्च करवाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने कुछ अनावश्यक काम कर दिया है। शी फैंग ने उंगली के इशारे से वर्चुअल ट्रेड सेंटर का पता लगाया। वह मौजूदा व्यापारिक परिस्थितियों की जांच करना चाहता था। अरे बाप रे, ये कैसी स्थिति है? सब कुछ बिक चुका है। शी फैंग ने देखा कि उसके द्वारा पंजीकृत शेष 2 गोल्ड 70 सिल्वर भी बिक चुके थे। अब उसके बैंक खाते में 15,000 से अधिक क्रेडिट ट्रांसफर किए जा रहे थे। इसके बाद शी फैंग ने गॉड्स डोमेन गेम की अन्य मुद्राओं की बिक्री की स्थिति पर एक नज़र डाली। फिलहाल एक चांदी के सिक्के की उच्चतम कीमत 72 क्रेडिट तक पहुंच गई है, जबकि अधिकांश लोग इसे 68 क्रेडिट में खरीद रहे हैं। मौजूदा कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसे ही शी फैंग अपने सभी सोने के सिक्के बेचकर खुशी मना रहा था, तभी उसके पीछे से एक अपशब्दों भरी आवाज आई जिसने उसकी खुशी को भंग कर दिया। बॉस, यही वो बदमाश है। परसों मैंने उसे आराम से 10 चांदी के सिक्के निकालते देखा था। जरूर अमीर होगा। अब जब हमारे गिल्ड को पैसों की इतनी जरूरत है, अगर हमने इस बदमाश को सबक नहीं सिखाया तो मुझे इतने लंबे समय तक जेल में बंद रहने का कोई न्याय नहीं मिलेगा। ड्रिफ्टिंग ब्लड ने ठंडी मुस्कान के साथ शी फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके पीछे खिलाड़ियों का एक समूह चल रहा था। बदमाश, मेरे भाई पर हमला तुमने ही किया था। शी फैंग की ओर देखते हुए बॉस कहे जाने वाले व्यक्ति ने चिढ़कर पूछा। शी फैंग ने पीछे मुड़कर देखा और एक नजर डालने के बाद उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बॉस कहे जाने वाले व्यक्ति का कद कोला के बराबर था। उसका चेहरा बेहद क्रूर था और वह लगभग 30 वर्ष का प्रतीत होता था। शी फैंग के पिछले जन्म में
उसका सामना इस व्यक्ति से हुआ था। वह भी एक तलवारबाज था और उसका नाम आयरनेस्वॉर्ड लान था। वह मार्शल यूनियन के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में से एक था और उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी। उन दिनों उनके दोनों संघों ने कई बार राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी और उन लड़ाइयों के दौरान आयरनेस्वॉर्ड लान ने फ्लेमिंग टाइगर को 2 बार मार गिराया था। आयरनेस्वॉर्ड लान ने शी फैंग के दल को भारी नुकसान पहुंचाया था और उनके पास हताशा में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यहां तक कि एसेसिन्स एलायंस के स्टैबिंग हॉट को भी आयरनेस्वॉर्ड लान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से आयरनेस्वॉर्ड लान का नाम व्यापक रूप से फैल गया, जिससे मार्शल यूनियन एक तृतीय श्रेणी की गिल्ड के रूप में उभरने में सफल रही। शी फैंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन आयरनेस्वॉर्ड लान ने उसे बीच में ही रोक दिया। आयरनेस्वॉर्ड लान ने शी फैंग के दुबले पतले शरीर को देखा। हालांकि शी फैंग के पास जो उपकरण थे वे अच्छी गुणवत्ता के थे, लेकिन उनमें किसी विशेषज्ञ की झलक नहीं थी। और उनके पास कोई गिल्ड प्रतीक भी नहीं था। आयरनेस्वॉर्ड लान ने अनुमान लगाया कि शी फैंग महज एक शौकिया खिलाड़ी है और उसने शायद दिखावे के लिए ही कुछ उपकरण खरीदे होंगे। तुरंत ही आयरनेस्वॉर्ड लान ने गर्व से कहा, छोटे भाई, क्योंकि तुमने मेरे साथी को हरा दिया है तो 20 चांदी के सिक्के दे दो और यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। वरना मेरी तलवार के निर्दयी होने का दोष मत देना। व्यस्त व्यापार क्षेत्र के बीचों बीच किसी डकैती में शामिल होने पर ध्यान आकर्षित न करना एक चमत्कार ही होगा। जैसा कि उम्मीद थी, आयरनेस्वॉर्ड लान के बोलना समाप्त करते ही खिलाड़ियों की भीड़ ने मजे में शामिल होने के लिए उन्हें घेर लिया। अरे, क्या यह मार्शल यूनियन का आयरनेस्वॉर्ड लान नहीं है? क्या वो वाकई कमाल का है? वाह, जरा उसका लेवल और इक्विपमेंट तो देख लो। वो कुछ गिने चुने लेवल 5 एक्सपर्ट्स में से एक है और उसने कम से कम 6 ब्रॉन्ज इक्विपमेंट पहन रखे हैं। मैंने उसके हाथ में ये हथियार पहले भी देखा है। इसे नाइट्स लॉन्गस्वॉर्ड कहते हैं, जो लेवल 4 ब्रॉन्ज वेपन्स में बहुत ही शानदार हथियार है। इसके अलावा उसने पहले भी शहर के बाहर कई खिलाड़ियों को मारकर खूब प्रसिद्धि हासिल की है। छी, ये तो बस संख्या बल का इस्तेमाल करके दूसरों को धमका रहे हैं। इसे हुनर कैसे कहा जा सकता है? अगर ये इतने अच्छे हैं तो इन्हें बड़ी बड़ी गिल्ड से लड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये नौसिखियों को ही धमका सकते हैं। ये तो उस बंदे से 20 चांदी के सिक्के मांग रहे हैं। क्या ये हद से ज्यादा नहीं है? गेमिंग एक्सपर्ट्स के पास तो 3 या 4 ही चांदी के सिक्के होते हैं, 20 तो दूर की बात है। ये साफ तौर पर उसे कोने में धकेल रहे हैं। चुप रहो, धीरे बोलो। वो आयरनेस्वॉर्ड लान सिर्फ संख्या बल से लोगों को डरा नहीं रहा है। उसकी ताकत सचमुच जबरदस्त है। पहले वो वुक्सिया वर्चुअल रियलिटी गेम का टॉप टियर एक्सपर्ट था, लेकिन उसे मजबूरी में गॉड्स डोमेन में जाना पड़ा। कल उसने शहर के बाहर दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर किल स्टील किया एक और अकेले ही उन चारों को हरा दिया। वो चारों खिलाड़ी नौसिखिए नहीं थे, बल्कि गेमिंग के दिग्गज थे। वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। अगर आयरनेस्वॉर्ड लान ने तुम्हें सुन लिया तो तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी, दोस्त। उस समय तुम्हारे पास बचने का एकमात्र रास्ता होगा कि तुम अपना अकाउंट डिलीट करके फिर से शुरुआत करो। अब तक सब कुछ सुनते हुए आसपास के सभी खिलाड़ियों ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। अब उनमें निराधार अफवाहें फैलाने की हिम्मत नहीं रही। उनकी निगाहें दया से शी फैंग की ओर थीं। शी फैंग ने जितने लोगों को उकसा सकता था, उनमें से उसने एक माहिर को ही चुना था। इतना ही नहीं, एक ऐसा माहिर जो अपने अधीनस्थों की कमियों को छुपाता था। अगर शी फैंग अपना खाता डिलीट करके दोबारा नहीं बनाता तो उसे 20 चांदी के सिक्के चुकाने ही पड़ेंगे। हालांकि लेवल 4 तक पहुंचना एक मुश्किल काम था। अगर शी फैंग अपना खाता डिलीट कर देता तो उसकी 2 दिन की मेहनत बेकार हो जाती। आम आदमी तो अपना खाता डिलीट करने के बजाय भुगतान करना पसंद करता। इस आदमी पर तो एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं। अगर हालात सामान्य होते तो उसे 20 चांदी के सिक्के इकट्ठा करने के लिए बस कुछ क्रेडिट खर्च करने पड़ते। लेकिन अब गॉड्स डोमेन गेम की मुद्रा की कीमतें न केवल बेतहाशा बढ़ गई हैं, बल्कि इसे खरीदना भी बेहद मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, इतनी ऊंची खरीद कीमत देखकर तो मैं भी अपनी गेम करेंसी बेचने की सोच रहा हूं। लेकिन इस रुझान को देखते हुए भविष्य में कीमतें और बढ़ेंगी। मैं थोड़ी और करेंसी जमा करना चाहता हूं ताकि बाद में उन्हें बेच सकूं। आसपास के खिलाड़ी शी फैंग के दुर्भाग्य पर शोक मना रहे थे। तभी सड़क किनारे एक स्टॉल पर कई खिलाड़ी चुपचाप शी फैंग को देख रहे थे। इन सभी खिलाड़ियों ने आलीशान साज सामान पहन रखा था और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। भाई स्टैबिंग हॉट, क्या मैं जाकर आपकी मदद करूं? इस तरह ये फैन को हमारा एहसान मानना पड़ेगा, एक दुबले पतले बंदर जैसे दिखने वाले पुरुष पादरी ने स्टैबिंग हॉट की ओर देखते हुए पूछा।
स्टैबिंग हॉट गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि पादरी की बातें तर्कसंगत थीं। वास्तव में शी फैंग के पास बहुत शक्तिशाली तकनीकें थीं और वह स्नो गॉडेस जैसी महान हस्ती से भी परिचित था। हालांकि आयरनस्वॉर्ड लान एक क्रूर और कुशल योद्धा था। उसे अपने गिल्ड का समर्थन भी प्राप्त था। कुल मिलाकर शी फैंग निश्चित रूप से प्रतिकूल स्थिति में था। यदि स्टैबिंग हॉट शी फैंग की मदद करे तो शी फैंग निश्चित रूप से उसका आभारी होगा। किसी महान विशेषज्ञ का आशीर्वाद अत्यंत मूल्यवान होता था। अक्सर किसी बड़े कालकोठरी को पार करने के लिए शी फैंग जैसे महान विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी। हालांकि अच्छे संबंध न होने के कारण ऐसे विशेषज्ञ आमतौर पर निमंत्रणों पर ध्यान नहीं देते थे और कुछ तो उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुमने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है? चलिए, हमें अवश्य चलना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर रुकिए। हमारी अहमियत तभी सामने आएगी जब कोई निर्णायक क्षण होगा। यह उन साधारण संघों को हमारी शक्ति का बोध कराने का भी अच्छा मौका है, स्टैबिंग हॉट ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक झलक रही थी। वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में इतने साल बिताने के बाद स्टैबिंग हॉट एक सिद्धांत समझ गया था। हर नया विशेषज्ञ जिससे वह दोस्ती करता था, भविष्य में उसके लिए एक नया रास्ता खोलता था। इतना ही नहीं, शी फैंग एक महान गुप्त विशेषज्ञ था जो हिम देवी से परिचित था। अगर वह शी फैंग से दोस्ती करने के बजाय उससे दुश्मनी मोल लेता तो वह खुद अपनी ही कब्र खोद रहा होता। वह भविष्य में अपने लिए एक बड़ा दुश्मन खड़ा कर रहा होता। अफसोस, एक छोटा सा गिल्ड हमेशा छोटा ही रहने के लिए अभिशप्त था। इतने वर्षों तक एक साथ रहने के बाद उनमें कुशल और औसत खिलाड़ियों में अंतर करने की क्षमता भी नहीं बची थी। ये निश्चित था कि जल्द ही प्राकृतिक चयन उन्हें खत्म कर देगा। जब समय आएगा तो हत्यारों का गठबंधन बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मार डालेगा। रेड लीफ टाउन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मार्शल यूनियन का उपयोग करेगा। छोटे मूर्ख, तुम कितने शानदार थे। अब मूर्खों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? मैंने पहले भी कहा था कि मैं लौटूंगा और जब वो समय आएगा तो तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर तुम अभी आज्ञाकारी होकर 20 चांदी के सिक्के दे दो तो तुम इधर उधर घूमते रह सकते हो, वरना अपना खाता डिलीट करो और फिर से शुरू करो। आयरनस्वॉर्ड लान के पीछे खड़े ड्रिफ्टिंग ब्लड ने शी फैंग को चुपचाप खड़े देखा। उसे खुद पर बहुत गर्व हुआ, ये सोचकर कि शी फैंग डर गया है। हालांकि ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। बॉस आयरनस्वॉर्ड की शक्ति एक गहरा रहस्य थी और उसके 10 गुना भी बॉस आयरनस्वॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर शी फैंग जैसा कोई साधारण खिलाड़ी उस अत्याचारी बॉस आयरनस्वॉर्ड से मिलता तो शायद वो सदमे से अवाक रह जाता। बस करो ड्रिफ्टिंग ब्लड, मैं कोई दुष्ट तानाशाह नहीं हूं और न ही मैं और मुसीबत मोल लेना चाहता हूं। ये 20 चांदी के सिक्के उसके लिए एक सबक है। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि किसे उकसाना चाहिए और किसे नहीं। आयरनस्वॉर्ड लान ने ड्रिफ्टिंग ब्लड की आंखों में देखा, फिर शी फैंग की ओर मुड़कर गर्व से कहा, तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं, आयरनस्वॉर्ड लान, अपने वचन का पक्का हूं। 20 चांदी के सिक्के मुझे सौंप दो और जब तक तुम मार्शल यूनियन को उकसाओगे नहीं, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी। आयरनस्वॉर्ड लान की यह बात सुनकर शी फैंग ने सचमुच अपने थैले से 20 चांदी के सिक्के निकाले। सिक्कों से निकलने वाली चांदी जैसी चमक ने लोगों के दिलों को आकर्षित किया। खेल के इस महत्वपूर्ण दौर में 20 चांदी के सिक्के प्राप्त करना बेहद मुश्किल था, भले ही उन्हें खरीदने के लिए क्रेडिट खर्च किए जाएं। एक ही बार में 20 चांदी के सिक्के निकालना तो और भी मुश्किल था। अरे बाप रे, बदमाश, तुम तो सच में अमीर हो। तो ड्रिफ्टिंग ब्लड ने जो कहा था वो सच निकला। चलो दोस्त बन जाते हैं और मैं आगे तुम्हारा साथ दूंगा। जो भी तुम्हें उकसाएगा वो मार्शल यूनियन को उकसाएगा। 20 चांदी के सिक्के देखकर आयरनस्वॉर्ड लान बुरी तरह चौंक गया और उसकी लार मुंह में अटक गई। उसके पास भी इस समय 20 चांदी के सिक्के नहीं थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फैंग जैसा शौकिया खिलाड़ी 20 चांदी के सिक्के ला सकता है। इतने पैसों के साथ आयरनस्वॉर्ड लान को ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का और भी ज्यादा आत्मविश्वास होगा। जब आसपास के खिलाड़ियों ने ये सारे चांदी के सिक्के देखे तो वे सब आश्चर्य से मुंह खोलकर रह गए। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। शी फैंग सचमुच बहुत अमीर था। वह निश्चित रूप से एक उद्योगपति था। बड़े बड़े गिल्डों के कुछ उच्च अधिकारियों की आंखें भी ये दृश्य देखकर लाल हो गईं। आयरनस्वॉर्ड लान की किस्मत वाकई अच्छी थी। वह सिर्फ एक खिलाड़ी को खोजकर ही एक ब्रदर टाइकून से मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? दूर से शी फैंग की हरकतों को देखकर स्टैबिंग हॉट के चेहरे पर अतुलनीय सदमे के भाव थे।
हालांकि स्टैबिंग हॉट को पैसों की रकम से नहीं बल्कि शी फैंग के अप्रत्याशित कदम से झटका लगा। भले ही शी फैंग मार्शल यूनियन के खिलाफ लड़ाई में जीत न पाए, लेकिन ये जगह फिलहाल एक सुरक्षित क्षेत्र थी, यहाँ कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। शहर छोड़ने के बाद शी फैंग के कौशल के साथ भाग निकलना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो फिर शी फैंग ने समझौता करके 20 चांदी के सिक्के क्यों दे दिए? तुम्हें 20 चांदी के सिक्के चाहिए थे, है ना? शी फैंग ने मुस्कुराते हुए आयरन स्वॉर्ड लान से पूछा। चलो अदला बदली करते हैं। ये देखकर कि वह अपना संयम खो बैठा है, आयरन स्वॉर्ड लान तुरंत गंभीर हो गया। ठीक उसी समय जब सभी लोग ईर्ष्या से आयरन स्वॉर्ड लान को देख रहे थे, एक बेहद काली लंबी तलवार आयरन स्वॉर्ड लान के पेट में घुस गई। आयरन स्वॉर्ड लान की एचपी पल भर में 100 से अधिक अंक कम हो गई। जैसे ही उसने विरोध करने की कोशिश की, उसे कई जंजीरें जकड़ी हुई मिली, जिससे वह एक मांसपेशी भी हिला नहीं पा रहा था। शी फैंग ने शांत भाव से आयरन स्वॉर्ड लान के पेट से एबिसल ब्लेड निकाला। फिर उसने चॉप और अर्थ स्प्लिटर से आयरन स्वॉर्ड लान के शरीर पर वार किए। परिणामस्वरूप आयरन स्वॉर्ड लान की एचपी तेजी से गिरने लगी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक जादुई हथियार की ताकत अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी, खासकर जब उसके साथ लेवल 6 चॉप और लेवल 4 अर्थ स्प्लिटर का इस्तेमाल किया गया हो। कांस्य उपकरणों से लेस लेवल 5 तलवारबाज को मारना सचमुच आसान था, और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि शी फैंग ने पहल करते हुए छुपकर हमला किया था। ऐसे हालात में तो एक माहिर भी ढेर हो जाता। इन दो हमलों ने आयरन स्वॉर्ड लान की सारी शक्ति छीन ली। पलटवार करने का मौका भी न मिलने से पहले ही आयरन स्वॉर्ड लान दर्द भरी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी हिल नहीं पाया। उसके बाद उसका शरीर तारों की रोशनी में बदल गया और गायब हो गया, अपने पीछे एक उपकरण का टुकड़ा छोड़ गया। इसे और कौन चाहता है? शी फैंग ने मार्शल यूनियन के सदस्यों पर अपनी निगाहें टिकाते हुए हंसते हुए पूछा। ट्रेड एरिया की पूरी सड़क अचानक सन्नाटे में डूब गई। एक भी व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। टेल नोट्स। एक किल स्टील, किसी दुश्मन को मारने का श्रेय प्राप्त करने की प्रथा, जबकि दूसरे खिलाड़ी ने मारने में अधिक प्रयास किया हो। 2 बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मारना। मुहावरा, दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति को दंडित करना। आयरन स्वॉर्ड लान की मृत्यु हो गई, बस यूं ही। यह अंत सबकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। जिस क्षण शी फैंग की तलवार ने आयरन स्वॉर्ड लान के पेट को भेदा, उस क्षण से लेकर आयरन स्वॉर्ड लान की मृत्यु तक सभी ने शी फैंग की हर हरकत को स्पष्ट रूप से देखा। हालांकि एक बात जिसने सभी को अटपटा लगा दिया, वही ये थी कि शी फैंग की तलवार वास्तव में इतनी तेज नहीं थी। उनके नजरिए से वे भी आसानी से शी फैंग की तलवार से बच सकते थे। तो फिर आयरन स्वॉर्ड लान जैसा माहिर क्यों नहीं बच पाया? आयरन स्वॉर्ड लान जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिले बिना ही मर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आयरन स्वॉर्ड लान सिर्फ देखने में प्रभावशाली हो लेकिन असल में कमजोर हो? क्या वह सिर्फ कागजी शेर था? हालांकि सभी ने तुरंत अपने मन में इस तरह के बेतुके विचार को नकार दिया। आयरन स्वॉर्ड लान का उपकरण नकली नहीं था, उसका लेवल 5 होना भी नकली नहीं था। वह सचमुच एक माहिर खिलाड़ी था, लेकिन कांस्य के उपकरणों से लैस, जिसकी रक्षा और शक्ति औसत खिलाड़ी से कहीं अधिक थी, एक माहिर खिलाड़ी इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? ये सचमुच समझ से परे था। अगर कोई औसत खिलाड़ी भी आयरन स्वॉर्ड लान पर अंधाधुंध हमला करे, तो भी उसे खत्म करने में काफी समय लगेगा। हालांकि शी फैंग ने सिर्फ 2 चालों में ही आयरन स्वॉर्ड लान को हरा दिया। ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए शी फैंग के पास कितनी भयावह आक्रमण शक्ति रही होगी, इस बिंदु तक सोचते हुए सभी को पूरी तरह से पराजित महसूस हो रहा था। कौन सी मोटी भेड़, कौन सा उद्योगपति? उनके सामने खड़ा शी फैंग तो बस एक शैतान था जिसने इंसान का मुखौटा पहन रखा था और उन पर हंस रहा था। इस बीच वे सच्चाई से पूरी तरह अनजान थे। अचानक उनके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, जिससे वे कांपने लगे। अब वे शी फैंग के मुस्कुराते चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तुम नीच हो। ड्रिफ्टिंग ब्लड कुछ कदम पीछे हट गया, उसकी कांपती उंगली शी फैंग की ओर इशारा कर रही थी। इस समय ड्रिफ्टिंग ब्लड के दिल में एक अभूतपूर्व सदमा लगा हुआ था। अन्य लोगों की तुलना में उसे आयरन स्वॉर्ड लान की शक्ति का कहीं अधिक ज्ञान था। शी फैंग की शक्ति के बारे में उसे गहरा अनुभव और भय था। अब शी फैंग द्वारा एक बार फिर निशाना बनाए जाने पर वह और भी भयभीत हो गया था। हालांकि स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के बाद उसे पता चला कि वे जिस स्थान पर थे वह एक सुरक्षित क्षेत्र था। उसे किस बात का डर था? अचानक वह हंसते हुए बोला, तुम्हारा काम तमाम।
चूंकि तुमने सुरक्षित क्षेत्र के अंदर हत्या करने की हिम्मत की है, अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बस गार्ड्स के आने और तुम्हें सजा सुनाकर जेल में डालने का इंतजार करो। ड्रिफ्टिंग ब्लड की बात सुनकर सभी को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। इससे पहले शी फैंग ने सबको चौंका दिया था। वे वास्तव में भूल गए थे कि यह जगह एक सुरक्षित क्षेत्र है और यहाँ शक्तिशाली रक्षक तैनात हैं। भले ही शी फैंग शक्तिशाली हो, क्या वह रक्षकों को हरा सकता था? पल भर में शी फैंग निश्चित रूप से रक्षकों द्वारा पकड़ा जाएगा और उसका दुखद अंत होगा। सचमुच दुखद। हालांकि सुरक्षित क्षेत्र के अंदर किसी को मारना वाकई में साहस का काम है। भले ही गार्ड उसे मार दें और उसे एकांत कारावास में भेज दें, फिर भी ये प्रयास सार्थक होगा। चाहे कुछ भी हो, वह कुछ पल के लिए चमकने में कामयाब रहा। कल रिहा होने पर भी वह हीरो ही कहलाएगा। वाह, बड़ा भाई माहिर है, छोटी बहन को बिस्तर गर्म करना आता है। कृपया मुझे दोस्त बना लो। कृपया मुझे लेवल बढ़ाने में मदद करो। मैं कसम खाता हूं कि मैं आज्ञाकारी रहूंगा। वहां मौजूद खिलाड़ियों में से कई शी फैंग के साहस की प्रशंसा करने लगे। उसने न केवल मार्शल यूनियन के खिलाफ जाने का साहस दिखाया, बल्कि रेड लीफ टाउन के कानूनों को भी चुनौती दी। शी फैंग सचमुच उनका आदर्श बन गया था। कई खूबसूरत महिला खिलाड़ी शी फैंग के बारे में जानकारी खोजने लगी। उनमें से कुछ ने तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उससे जान पहचान बनाने की इच्छा भी जताई। इसी समय भारी बख्तरबंद सैनिकों की एक टीम आगे बढ़ी। ड्रिफ्टिंग ब्लड ने शी फैंग की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, तुम तो कमाल के हो। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार तुम क्या करोगे। न सिर्फ तुम्हारा एक लेवल कम होगा, बल्कि तुम्हें 24 घंटे के लिए कैद भी किया जाएगा। चाहे तुम माहिर ही क्यों न हो, एक दिन कैद रहने के बाद तुम दूसरे दर्जे के खिलाड़ी बन जाओगे। उस समय मैं ये देखने के लिए उत्सुक रहूंगा कि हमारा मार्शल यूनियन तुम्हारा क्या हाल करेगा। चाहे तुम स्वर्ग जाओ या नरक, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ दूरी पर स्टैबिंग हॉट इस समय अंतहीन पछतावे से ग्रस्त था। हालांकि शी फैंग की हरकतें अभी धीमी लग रही थीं, लेकिन उनमें सहजता का भाव था। उनकी हरकतें सांस लेने जितनी स्वाभाविक थीं, उनमें जरा भी अटपटापन नहीं था। अब शी फैंग के प्रति स्टैबिंग हॉट की प्रशंसा और भी बढ़ गई थी। शी फैंग की हरकतें ही वे हत्या की तकनीकें थीं जिनका अनुसरण स्टैबिंग हॉट ने किया था। आम लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन स्टैबिंग हॉट ने पहले भी कई वर्चुअल रियलिटी गेम खेले थे और उसे लड़ाई प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अनुभव भी था। इसलिए वह शी फैंग के कौशल की ताकत को बखूबी समझता था। अगर वह अतीत वाला शी फैंग होता, तो स्टैबिंग हॉट को उसके बारे में कुछ भी खास महसूस नहीं होता। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि इससे पहले उन्हें एक मार्शल आर्ट्स गुरु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस मार्शल आर्ट्स गुरु ने पहले भी ऐसी ही एक स्थिति का जिक्र किया था। लड़ाई अपने आप में वध करने की सबसे सरल विधि का अनुसरण मात्र थी। जब इस तकनीक में पुनर्तः निपुणता प्राप्त कर ली जाती थी, तो दूसरों को इसमें कोई झिझक महसूस नहीं होती थी। इसके विपरीत यह एक अत्यंत स्वाभाविक अनुभूति प्रदान करती थी। जो विशेषज्ञ इस स्तर तक पहुंच चुके थे, वे सभी बेहद खतरनाक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़े होकर आपकी गर्दन पर तलवार चला दें और आप ये सब अपनी आंखों से देखें, तब भी आप इसे एक मजाक ही समझेंगे। इतना ही नहीं, आपको अपने ऊपर आने वाले खतरे का एहसास भी नहीं होगा। आपका शरीर प्रतिक्रिया नहीं करेगा और मृत्यु तक भी आपको हमले का पता नहीं चलेगा। यह कोई जटिल तकनीक नहीं थी। यह एक प्रकार की सहज प्रवृत्ति थी जिसे अनगिनत लड़ाइयों और प्रशिक्षण के अनुभव के बाद ही सीखा जा सकता था। हालांकि इस तरह का क्रूर प्रशिक्षण आम आदमी के बस की बात नहीं थी। हालांकि शी फैंग ने स्टैबिंग हॉट से शी फैंग को अपना एहसानमंद बनाने का दुर्लभ मौका छीन लिया था। स्टैबिंग हॉट ने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फैंग इतना निर्णायक कदम उठाएगा और बिना किसी झिझक के आयरन स्वॉर्ड लान को मार डालेगा। अब वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे करेगा? अब उसे शी फैंग से मार्गदर्शन लेने का मौका कैसे मिलेगा? स्टैबिंग हॉट के पास अभी अभी आए गार्डों से निपटने का कोई उपाय नहीं था। इस स्थिति को लेकर स्टैबिंग हॉट के मन में आयरन स्वॉर्ड लान के प्रति गहरी नफरत थी। दरअसल उसी व्यक्ति की वजह से उसे मार्गदर्शन मांगने का एक अच्छा मौका गंवाना पड़ा था। चांदी जैसे भूरे रंग का भारी कवच पहने गार्ड कैप्टन शी फैंग के पास पहुंचा। बाकी गार्डों ने उसे घेर लिया, जिससे गली का माहौल असामान्य रूप से घुटन भरा हो गया। माननीय गार्ड साहब, मेरे बड़े भाई की हत्या उसी ने की है। आपको उसे अवश्य गिरफ्तार करना चाहिए। ड्रिफ्टिंग ब्लड गार्ड कैप्टन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसने शी फैंग की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया।
हालांकि गार्ड कैप्टन ने ड्रिफ्टिंग ब्लड की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उनकी गहरी निगाहें शी फैंग पर टिक गईं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, आदरणीय लॉर्ड डेमन हंटर, ये रेड लीफ टाउन है। इस टाउन के नियमों के अनुसार यहाँ किसी की हत्या करने पर आपको कीमत चुकानी होगी, अन्यथा मैं आपको केवल कारावास कक्ष में जाने के लिए कह सकता हूँ। गार्ड कैप्टन की बातें सुनकर सब लोग अवाक रह गए। ड्रिफ्टिंग ब्लड का मुंह और भी चौड़ा हो गया, उसमें 3 मुर्गी के अंडे समा सकते थे। ये किस तरह की स्थिति थी? क्या गार्डों ने शी फैंग को मौके पर ही नहीं मारा था? इसके अलावा जुर्माना न भरने पर ही उसे कैद किया जाता। क्या शी फैंग नगर महापौर का बेटा था? पब फ्यूचर विज्ञापन। नहीं, ये सही नहीं था। नगर महापौर की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज गार्ड इतने विनम्र क्यों थे। आमतौर पर जब उनसे मिलते थे तो हल्की सी मुस्कान तो दूर की बात है, वे गंभीर चेहरे वाले नरसंहार के देवता लगते थे। मैंने उसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी, लेकिन मैं कोई अविवेकी व्यक्ति नहीं हूं। बताओ, मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? शी फैंग ने सिर हिलाया और शांत भाव से ड्रिफ्टिंग ब्लड की ओर मुड़कर उसे एक सौम्य मुस्कान दी। आयरनस्वॉर्ड लान को मारने का साहस दिखाने के पीछे शी फैंग के अपने कारण थे। बाकी सभी लोग अभी हाल ही में ईश्वर के क्षेत्र में आए थे, इसलिए वे अभी भी खेल के नियमों से अपरिचित थे। हालांकि शी फैंग 10 वर्षों से ईश्वर के क्षेत्र में रह रहा था। उसे अच्छी तरह से याद था कि वह कौन से कार्य कर सकता है और कौन से नहीं, और किस हद तक कर सकता है। शी फैंग इस समय एक कुलीन व्यक्ति था। उसका रुतबा आम लोगों से कहीं अधिक था। अगर वह कुलीन न होता तो शायद वह आयरनस्वॉर्ड लान पर ध्यान दिए बिना ही वापस लौट जाता। ज्यादा से ज्यादा अगर वे कस्बे के बाहर मिलते तो एक रोमांचक लड़ाई शुरू हो जाती। उस समय कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल था। हालांकि शी फैंग अब एक कुलीन व्यक्ति था। अगर वह किसी आम खिलाड़ी को भी मार देता तो गार्ड इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस शी फैंग से जुर्माना वसूलते। जुर्माना कितना होगा यह उसकी पहचान और रुतबे पर निर्भर करता था। हालांकि अपनी संपत्ति के कारण शी फैंग जुर्माना भरने में सक्षम था। 2 चांदी के सिक्के, गार्ड कैप्टन ने सीधे सीधे कहा। ठीक है, समझ गया। ये लो 20 चांदी के सिक्के, इन्हें रख लो। शी फैंग ने सोचा भी नहीं था कि ये इतने सस्ते होंगे, इसलिए उसने 20 चांदी के सिक्के निकाले और गार्ड कैप्टन को दे दिए। देवता दानव शिकारी, आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने हाथ में मौजूद 20 चांदी के सिक्कों को देखते हुए गार्ड कैप्टन ने अजीबोगरीब ढंग से पूछा। कुछ खास नहीं, मुझसे पहले इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैं अभी भी कुछ और लोगों को मारना चाहता हूँ। इसे अग्रिम भुगतान समझ लो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गार्ड कैप्टन स्तब्ध रह गया। अपनी बात समाप्त करते ही शी फैंग ने अपनी अगाध तलवार म्यान से निकाली। उसने 5वें स्तर की प्रचंड शक्ति का प्रयोग किया। बिजली की 3 लकीरें पलक झपकते ही ड्रिफ्टिंग ब्लड और बाकी सभी के शरीरों को भेद गईं। वे सभी तुरंत मारे गए और उनका काफी सारा सामान भी गिर गया। मृत्यु तक भी ड्रिफ्टिंग ब्लड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी समय शी फैंग के हरे रंग के प्लेयर इंडिकेटर का रंग बदलकर शैतानी लाल हो गया था। वहां मौजूद सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। ये शी फैंग कौन था? वह तो वाकई कमाल का था। मार्शल यूनियन के खिलाड़ी अब शायद अचंभित रह गए होंगे। शी फैंग ने मात्र 20 चांदी के सिक्कों से उनकी जान बचा ली थी। पैसे से तो आप जो चाहे कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि गार्ड कैप्टन ने शी फैंग के कारनामों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने केवल मरने वाले खिलाड़ियों की गिनती की। जब उसे पता चला कि उसे 4 अतिरिक्त चांदी के सिक्के मिले हैं तो उसने शी फैंग को वे अतिरिक्त चांदी के सिक्के लौटा दिए और फिर मुड़कर चला गया। मार्शल यूनियन के सभी सदस्यों को बाहर निकालने के बाद शी फैंग ने अपने और मार्शल यूनियन के बीच की दुश्मनी को समाप्त कर दिया। हालांकि शी फैंग को अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं था। अगर वह अभी भी मुड़कर चला जाता तो मार्शल यूनियन के खिलाड़ी उसे जाने नहीं देते। इसलिए बेहतर यही होगा कि वह मार्शल यूनियन की ताकत को कमजोर कर दे। अगली बार जब उनका सामना होगा तो उनसे निपटना उसके लिए आसान होगा। जमीन पर पड़े कई उपकरण देखकर आसपास खड़े लोगों के आश्चर्य और जिज्ञासा पर ध्यान न देते हुए शी फैंग उनके पास गया और उन्हें उठा लिया। कम से कम ये चीजें उन पैसों की भरपाई तो कर सकती थी जो उसने जिंदगियां खरीदने में गंवाए थे। अरे क्या ये नाइट की लंबी तलवार नहीं है? शी फैंग ने देखा कि कांसे के 2 उपकरण गिरे हैं और उनमें से एक आयरनस्वॉर्ड लान का कांस्य हथियार था। शायद आयरनस्वॉर्ड लान इस समय कब्रिस्तान में क्रोध से खून उगल रहा होगा।
नाइट की लंबी तलवार लेवल 4 के कांस्य हथियारों में एक अच्छा हथियार था। गॉड्स डोमेन में हथियार विशेषज्ञों और एमटी के लिए उपकरण उसी लेवल के अन्य उपकरणों की तुलना में थोड़े बेहतर थे। वर्तमान में नाइट की लंबी तलवार की कीमत कम से कम 10 चांदी के सिक्के होगी। इसके अलावा लेवल 3 के कांस्य वस्त्र कवच का एक और टुकड़ा और कई सामान्य उपकरण भी हैं। शी फैंग ने पाया कि वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसे 1 या 2 चांदी के सिक्के अतिरिक्त मिल गए थे। ठीक उसी समय जब शी फैंग जाने की योजना बना रहा था, तभी वहां मौजूद खिलाड़ियों की निगाहों में बदलाव आया। उनके चेहरों पर लालच साफ झलक रहा था। शी फैंग ने आयरन स्वॉर्ड लान को आसानी से हरा दिया था। उसने तो एक ही वार में कई कुलीन खिलाड़ियों को मार गिराया था। कोई भी यह नहीं मान सकता था कि शी फैंग के पास उच्च स्तरीय उपकरण नहीं थे। इसके अलावा शी फैंग इस समय रेड प्लेयर था। अगर कोई रेड प्लेयर मारा जाता तो उसे मिलने वाली सजा बढ़ जाती। इसके अलावा शी फैंग ने तो कई खिलाड़ियों को मार गिराया था। अगर वह खुद मर जाता तो कम से कम 3-4 उपकरण तो जरूर मिलते। तो अगर गार्ड्स उसे कुछ समय के लिए कैद कर लेते तो क्या यह उच्च स्तरीय उपकरण प्राप्त करने के बराबर होता? अगर कोई नौसिखिया माहिर बनना चाहता है तो उसके लिए अच्छे उपकरण होना जरूरी है। अगर वे शी फैंग को मार देते हैं तो उनके माहिर बनने का मौका मिल सकता है। तो फिर वे उसे क्यों नहीं मारेंगे जब तक कि वे साधारण बने रहने को तैयार न हो? क्या तुम लोग भी मुझसे पंगा लेना चाहते हो? शी फैंग ने अपने आसपास देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। उसे दुश्मन के इलाके में होने का ऐसा एहसास हुए काफी समय हो गया था। शी फैंग की ठंडी निगाहों को देखते ही सब लोग अनजाने में पीछे हट गए। किसी ने भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे सब पहले हमला करने वाले का इंतजार कर रहे थे ताकि वे मौके का फायदा उठाकर खुद लाभ उठा सकें। तुम सब रास्ते से हट जाओ। ये फैंग हमारे हथियारों के गठबंधन का मित्र है। जो भी उससे पंगा लेगा वह हमारे हथियारों के गठबंधन से पंगा लेगा। इसी क्षण स्टैबिंग हॉट ने अपने 10 से अधिक अधीनस्थों के एक समूह के साथ भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए शी फैंग की ओर कूच किया। जब शी फैंग को मारने की चाह रखने वाले खिलाड़ियों ने स्टैबिंग हॉट के बारे में सुना तो वे सभी चौंक गए। शी फैंग आखिर कौन था? उसके पास न केवल असाधारण शक्ति थी बल्कि हथियारों का गठबंधन भी उसकी रक्षा करता था। रेड लीफ टाउन में हथियारों का गठबंधन सर्वविदित था। ये रेड लीफ टाउन का एकमात्र द्वितीय श्रेणी का गिल्ड था और इसके सदस्य पूरे स्टार मून किंगडम में फैले हुए थे। हालांकि हथियारों के गठबंधन की मुख्य शक्ति व्हाइट रिवर सिटी के आसपास के क्षेत्र में केंद्रित थी। अन्य गिल्ड इसके प्रभाव की बराबरी नहीं कर सकते थे। अगर वे असैसिन्स एलायंस के दुश्मन बन जाते तो उन्हें सचमुच अपने अकाउंट डिलीट करके फिर से शुरुआत करनी पड़ती। ऐसा इसलिए था क्योंकि असैसिन्स एलायंस अपने हत्याओं के लिए कुख्यात था। असैसिन्स के एक समूह द्वारा निशाना बनाए जाने का डर, सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही कोई भी व्यक्ति बेचैनी से काम उठता था। हथियारों के गठबंधन के प्रकट होते ही आसपास के खिलाड़ियों का शी फैंग के खिलाफ कोई भी विचार करने का साहस नहीं रह गया। चूंकि उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए सभी तुरंत घटनास्थल से चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद, शी फैंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा और स्टैबिंग हॉट की ओर देखा। बकवास भाई, ये फैंग की ताकत के आगे अगर मैं न भी आता तो भी वे तुम्हारे सामने बेबस होते। मैं तो बस धारा के साथ नाव को धकेल रहा था। एक स्टैबिंग हॉट ने हाथ जोड़कर प्रशंसा करते हुए कहा, आज भाई ये फैंग ने सचमुच मेरी सोच का दायरा बढ़ा दिया है। आयरन स्वॉर्ड लान को मारना तो मेरे लिए भी मुश्किल होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई ये फैंग के कौशल इतने शक्तिशाली होंगे कि वे कुछ ही चालों में आयरन स्वॉर्ड लान को हरा देंगे। मैं बस भाग्यशाली था, शी फैंग ने मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहा। भाई ये फैंग वाकई विनम्र हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ से परे है। सेफ जोन में खिलाड़ियों को मारने के बावजूद गार्ड्स को भाई ये फैंग से कोई परेशानी क्यों नहीं हुई? स्टैबिंग हॉट को इसका हल्का फुल्का अंदाजा हो गया था, फिर भी उसे यकीन नहीं था कि शी फैंग इतनी जल्दी यह कर पाएगा। कुछ खास नहीं, मुझे ये विशेष अधिकार सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि मैंने अभी अभी एक मिशन पूरा किया है और रेड लीफ टाउन में एक रईस बन गया हूँ। शी फैंग ने स्टैबिंग हॉट से सच नहीं छिपाया। वह जानता था कि वह इसे छिपा नहीं पाएगा, इसलिए उसने सच का कुछ हिस्सा बता ही दिया। जहां तक दानव शिकारी की उपाधि की बात है, उसे अभी भी गुप्त रखना होगा, अन्यथा ये बहुत ध्यान आकर्षित करेगा और अवांछित मुसीबत को न्योता देगा। शी फैंग की व्याख्या सुनकर स्टैबिंग हॉट का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें शी फैंग को हैरानी से देखती रह गईं। हथियारों के गठबंधन ने रेड लीफ टाउन में प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए न जाने कितनी मेहनत की थी।
फिर भी वे अब तक केवल 10 प्रतिष्ठा ही प्राप्त कर पाए थे। यहाँ तक कि स्टार रिवर फेडरेशन के शीर्ष दर्जे के गिल्ड लीडर ब्रोकन विंड भी केवल प्रथम श्रेणी के नागरिक थे और उन्हें कुलीन बनने में अभी लंबा रास्ता तय करना था। वहीं उनसे पहले मौजूद शी-फैंग तो पहले से ही कुलीन थे। उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। शुरू में स्टैबिंग हॉट को शी-फैंग की ताकत का बहुत अंदाजा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह शी-फैंग को कम आंक रहा है। हालांकि उसकी याददाश्त के मुताबिक वह तलवारबाजी के ज्यादातर शीर्ष विशेषज्ञों से परिचित था। यहाँ तक कि जिनसे वह परिचित नहीं था उनसे भी उसकी मुलाकात कम से कम एक बार जरूर हुई थी। लेकिन शी-फैंग स्टैबिंग हॉट की यादों में बसे किसी भी व्यक्ति से मिलता जुलता नहीं था। लेकिन दुनिया बहुत विशाल है। इसमें कुछ ऐसे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ अवश्य ही होंगे जो दुनिया से छिपे रहते हैं। अब जबकि ईश्वर के क्षेत्र का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इन विशेषज्ञों का भी ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करना कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हिम देवी ने शी-फैंग के साथ बेहद दोस्ताना व्यवहार किया। स्टैबिंग हॉट ने अनुमान लगाया कि शी-फैंग एक बेहद प्रसिद्ध लेकिन गुप्त विशेषज्ञ था और शी-फैंग को शायद उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जितनी जल्दी वह ऐसे गुप्त विशेषज्ञों से संबंध मजबूत करेगा, उतना ही यह गिल्ड के भविष्य के विकास में सहायक होगा। अब तक की स्थिति के बारे में सोचते हुए स्टैबिंग हॉट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि शी-फैंग जैसे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ को ढूंढ निकालना उसकी किस्मत थी। दूसरी ओर शी-फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि स्टैबिंग हॉट अचानक क्यों मुस्कुराया। उसने खेल मुद्रा खरीदने वाले गिल्डों से भरी सड़क पर एक नज़र डाली और अचानक पूछा, भाई स्टैबिंग हॉट, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ क्या हो रहा है। इतने सारे गिल्ड खेल मुद्रा क्यों इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता? स्टैबिंग हॉट थोड़ा चौंक गया और उसने आश्चर्य भरी नज़रों से शी-फैंग को देखा। ये बात व्हाइट रिवर सिटी के खिलाड़ियों के बीच पहले ही काफी मशहूर हो चुकी थी, तो शी-फैंग को इसके बारे में कैसे पता नहीं हो सकता था। शी-फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इतने समय से अपनी खोज पर था, अब जाकर लौटा हूं। तो यही वजह है। यह मामला भी अभी हाल ही में शुरू हुआ है। स्टैबिंग हॉट को बात समझ में आई। फिर उसने समझाया, कुछ समय पहले ऑक्शन हाउस में एक ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन दिखाई दिया। आपको पता ही होगा कि ग्लिमर चेस्ट प्लेट के गुण कितने अच्छे हैं। इसके फोर्जिंग डिजाइन की उपयोगिता तो स्पष्ट ही है। जब सभी गिल्ड्स को इसके बारे में पता चला तो वे सब इसे पाने के लिए होड़ करने लगे। हमारा गिल्ड भी इसका अपवाद नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारे गिल्ड की पृष्ठभूमि अभी भी थोड़ी कमजोर है और स्टार रिवर फेडरेशन ने 2 सोने और 33 चांदी के सिक्कों में फोर्जिंग डिजाइन जीत लिया। शुरुआत में हमारे गिल्ड ने हार मान ली थी। हालांकि कुछ ही समय बाद नीलामी घर में एक और ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन दिखाई दिया। यहीं से सारी हलचल शुरू हुई। हर गिल्ड ने पागलों की तरह धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सभी उस पर बोली लगाना चाहते थे। इस बार की नीलामी में ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन 2 गोल्ड 51 सिल्वर कॉइन में बिका। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जब कई गिल्ड निराशा में डूबे हुए थे तभी तीसरा डिजाइन सामने आ जाएगा। अभी भी सभी लोग तीसरे डिजाइन पर बोली लगा रहे हैं। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार तीसरा डिजाइन और भी ऊंची कीमत पर बिकेगा। बस किसी को नहीं पता कि नीलामी के लिए और भी फोर्जिंग डिजाइन आएंगे या नहीं, इसलिए मैं यहाँ गेम करेंसी इकट्ठा करने आया हूँ। फिलहाल सभी को यही लग रहा है कि ब्लैक फ्लेम फोर्जर ही ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन बेच रहा है। आखिर ब्रॉन्ज इक्विपमेंट फोर्जिंग डिजाइन तो मामूली चीज नहीं है, और इसी तरह के दूसरे फोर्जिंग डिजाइन तो और भी आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा ब्लैक फ्लेम फोर्जर ही पहले ग्लिमर चेस्ट प्लेट बेचता था। इसलिए सभी को ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही है कि ये फोर्जिंग डिजाइन ब्लैक फ्लेम फोर्जर ही गुमनाम तरीके से बेच रहा है। मुझे मानना पड़ेगा कि इस ब्लैक फ्लेम फोर्जर की रणनीति वाकई बहुत चालाक है। पहले वह ग्लिमर चेस्ट प्लेट की कीमत कम करने के लिए हैमर ट्रेडिंग से प्रतिस्पर्धा कर रहा था, लेकिन पता चला कि उसकी नज़र उपकरण पर नहीं बल्कि मौजूदा फोर्जिंग डिजाइनों पर थी। ब्लैक फ्लेम फोर्जर से प्रतिस्पर्धा कर रहा हैमर ट्रेडिंग भी पूरी तरह से पागल हो चुका था। हालांकि उसने ऐलान किया था कि वह ब्लैक फ्लेम फोर्जर से तब तक प्रतिस्पर्धा करेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक दिवालिया न हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ब्लैक फ्लेम फोर्जर ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिलहाल बहुत से लोग ब्लैक फ्लेम फोर्जर से संपर्क करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। ओरोबोरोस की हिम देवी ने तो फोरम पर एक पोस्ट भी डाली है जिसमें उन्होंने ब्लैक फ्लेम फोर्जर से संपर्क करने का अनुरोध किया है। वह सहयोग के मामलों पर चर्चा करना चाहती है और चाहती है कि वह बिना किसी झिझक के अपनी कीमत बता दें।
इसके साथ ही ब्लैक फ्लेम फोर्जर पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गए हैं। व्हाइट रिवर सिटी के अलावा पूरा स्टार मून किंगडम इस समय ब्लैक फ्लेम फोर्जर की चर्चा कर रहा है। उन्हें वर्तमान में पूरे स्टार मून किंगडम में नंबर 1 फोर्जर के रूप में जाना जाता है। बोलते समय स्टैबिंग हॉट को गहरा अफसोस महसूस हो रहा था, उसके चेहरे पर ब्लैक फ्लेम फोर्जर के प्रति श्रद्धा का भाव झलक रहा था। तो बस यही बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई स्टैबिंग हॉट ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन खरीदने में रुचि रखेंगे। स्थिति का सामान्य जायजा लेने के बाद शी फैंग ने सहजता से स्टैबिंग हॉट से पूछा। टेल नोट्स 1 नाव को धारा के साथ धकेलना शू शुई तुई जो अपने लाभ के लिए स्थिति का लाभ उठाना। हालांकि शी फैंग ने यह सवाल सिर्फ यूं ही पूछा था, लेकिन स्टैबिंग हॉट का सिर अचानक घूम गया और उसकी निगाहें शी फैंग की ओर उम्मीद से भर उठीं। चेहरे पर उत्साह का भाव लिए उसने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है भाई ये फैंग, आपके पास ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन हो। फिलहाल कांस्य उपकरणों के लिए डिजाइन बनाने की होड़ में बड़ी बड़ी गिल्डें लगी हुई थीं, सभी अपनी वित्तीय क्षमता के बल पर एक दूसरे से होड़ कर रही थीं। ग्लिमर चेस्ट प्लेट के कितने डिजाइन बिकेंगे यह कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। हो सकता है कि शीर्ष स्तर की गिल्डें सारे डिजाइन खरीद लें, निम्न स्तर की गिल्डों को शायद कभी एक भी डिजाइन ना मिले। अगर उन्हें अभी कांस्य उपकरण के लिए एक गढ़ाई डिजाइन मिल जाए तो हत्यारों का गठबंधन अन्य निम्न स्तरीय संघों से एक कदम आगे रह सकता है। वे अपनी एक बड़ी प्रतिष्ठा बना सकेंगे और भारी मुनाफा कमा सकेंगे। उस समय व्हाइट रिवर सिटी पर कब्जा करने की होड़ में उनके पास बेहतर मौका होगा। हालांकि शी फैंग ने बस अपना सिर हिलाया। स्टैबिंग हॉट का उत्साह अचानक खत्म हो गया और वह निराश हो गया। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसे समझ आया कि ब्लैक फ्लेम फोर्जर और हैमर ट्रेडिंग के अलावा कोई तीसरा खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो फोर्जिंग डिजाइन बना सके। आखिरकार ऐसी वस्तु को प्राप्त करना भाग्य पर निर्भर करता है। क्या आप ग्लिमर चेस्ट प्लेट के लिए बोली नहीं लगाना चाहते थे? मैं आपको कुछ पैसे उधार दे सकता हूं, शी फैंग ने शांत स्वर में कहा। स्टैबिंग हॉट को अचानक एहसास हुआ, शी फैंग वाकई बहुत अमीर था। जिस तरह से उसने बिना किसी प्रयास के 20 चांदी के सिक्के निकाले, उससे साफ था कि उसके पास काफी संपत्ति है। हालांकि उन उच्च कोटि के गिल्डों की तुलना में यह अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। अगर शी फैंग के पास 30 से 40 चांदी के सिक्के होते तो यह आश्चर्यजनक होता। इसलिए स्टैबिंग हॉट ने आह भरते हुए कहा, भाई ये फैंग, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन की कीमत बहुत अधिक है। सिर्फ 20 या 30 चांदी के सिक्के काफी नहीं होंगे। तो फिर आपको इसके लिए कितनी बोली लगानी होगी? शी फैंग ने आत्मविश्वास से पूछा। हालांकि शी फैंग को यह नहीं पता था कि फोर्जिंग डिजाइन के लिए बोली लगाने के लिए कितने पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास बेचे गए 2 फोर्जिंग डिजाइनों से मिले 4 से ज्यादा सोने के सिक्के थे। इन दोनों चीजों से मिले पैसे पहले ही उसके बैग में जमा हो चुके थे, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह तीसरे ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन के लिए सफलतापूर्वक बोली लगा पाएगा। ऐसा करके वह स्टैबिंग हॉट को अपना एहसानमंद भी बना सकता था। किसी भी हालत में ये सिक्के आखिरकार उसी के हाथ में आने वाले थे। भला वह इस फैसले का विरोध क्यों करता? ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन के परिणाम शी फैंग की उम्मीदों से कहीं बेहतर निकले। इतने सारे गिल्ड इस फोर्जिंग डिजाइन के लिए होड़ लगा रहे थे, ऐसे में गेम करेंसी की कमी होना और कीमत का आसमान छू जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि ये स्थिति शी फैंग के लिए बहुत अच्छी खबर थी। अगर शी फैंग ने अभी इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो वह अपनी लंबे समय की मेहनत को व्यर्थ ही जाने देगा। स्टैबिंग हॉट ने 3 उंगलियां उठाते हुए बेबसी से कहा, मुकाबला इस समय बहुत कड़ा होता जा रहा है। मेरे अनुमान के अनुसार बोली जीतने के लिए हमें कम से कम 3 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होगी, अन्यथा सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? शी फैंग ने पहल करते हुए पूछा। उसका इरादा स्टैबिंग हॉट को एक ही बार में 3 सोने के सिक्के उधार देने का नहीं था। मेरे पास 2 गोल्ड और 10 सिल्वर हैं। गेम करेंसी इकट्ठा करना इस समय बेहद मुश्किल है क्योंकि बाकी गिल्ड्स ने लगभग सारी करेंसी खरीद ली है। मैंने प्रतियोगिता छोड़ने और इसके बजाय लेवल बढ़ाने का फैसला कर लिया है, स्टैबिंग हॉट ने आह भरते हुए कहा। तो मैं तुम्हें 90 चांदी के सिक्के उधार देता हूं। इस तरह तुम्हारे पास 3 सोने के सिक्के जमा हो जाएंगे, शी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तुरंत स्टैबिंग हॉट के साथ लेन देन करने का विकल्प चुना और ट्रेड विंडो में 90 चांदी के सिक्के रख दिए। स्टैबिंग हॉट अचानक चौंक गया जब उसने ट्रेड विंडो में 90 चांदी के सिक्के देखे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फैंग के पास इतना पैसा होगा। साथ ही शी फैंग ने अभी अभी 10 से ज्यादा चांदी के सिक्के खर्च किए थे।
क्या इसका मतलब यह नहीं था कि शी फैंग के पास कम से कम एक सोने का सिक्का तो जरूर था? अगर हत्यारों का गठबंधन धन जुटाने में अपना पूरा प्रयास न लगाता तो गिल्ड के पास मौजूद धनराशि शी फैंग के पास मौजूद धनराशि के लगभग बराबर होती। हालांकि वे एक निम्न स्तर का गिल्ड थे और उनके सदस्यों की संख्या 20,000 से अधिक थी। उनके पास धन जुटाने वाली 500 लोगों की एक विशेष टीम भी थी। वहीं शी फैंग ने अकेले ही जो धन कमाया था वह वास्तव में उनके गिल्ड की कुल धनराशि के लगभग बराबर था। भाई ये फैंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भविष्य में इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, स्टैबिंग हॉट ने उत्साह से कहा। लेकिन मैं भाई को नुकसान नहीं होने दे सकता। कल मैं आपको एक सोने का सिक्का जरूर लौटा दूंगा। फिलहाल गॉड्स डोमेन की गेम करेंसी बेहद कीमती थी, खासकर ऐसे समय में जब फोर्जिंग डिजाइन्स के लिए होड़ लगी हुई थी। शुरू में स्टैबिंग हॉट इसे क्रेडिट से खरीदना चाहता था, लेकिन जब उसने गेम करेंसी की कीमत के बारे में सोचा तो उसे लगा कि पैसे होने पर भी इसे खरीदना मुश्किल होगा। इसके अलावा शी फैंग के पास क्रेडिट्स की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय शी फैंग को 10 चांदी के सिक्के ब्याज के रूप में देने का फैसला किया। हालांकि शी फैंग थोड़ा अवाक रह गया क्योंकि उसे सिर्फ क्रेडिट्स की ही चाह थी। उस पर इस समय भारी कर्ज था, वर्कशॉप और भविष्य के किराए के अलावा उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इतनी गेम करेंसी का वह क्या करता? क्या ये क्रेडिट्स की तरह भरोसेमंद हो सकती थी? जितनी जल्दी वह अपनी कार्यशाला शुरू करेगा उतनी ही जल्दी वह स्थिर सदस्यों की भर्ती कर सकेगा। जब वह बड़े बड़े कालकोठरियों में प्रवेश कर पाएगा तो वह बेहतर तरीके से पैसा कमा सकेगा, अपना स्तर बढ़ा सकेगा और कार्यशाला की प्रतिष्ठा बढ़ा सकेगा, जिससे अपने गिल्ड की स्थापना के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो सकेगी। अगर उसने बहुत देर से शुरुआत की तो व्हाइट रिवर सिटी में कदम रखना भी मुश्किल हो जाएगा। इस समय हर पल महत्वपूर्ण है। भाई स्टैबिंग हॉट, ऐसा मत कहो। अगर तुम आज नहीं आते तो मुझे एक खूनी लड़ाई से नहीं बचना पड़ता। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, इसलिए इन 90 सिल्वर के बदले मैं तुम्हें हर सिल्वर कॉइन 60 क्रेडिट में बेच दूंगा। खेल के शुरुआती चरणों में हर गिल्ड को सिक्कों की जरूरत होती है, इसलिए मेरे साथ शिष्टाचार निभाने की जरूरत नहीं है, शी फैंग ने सच्चे स्वर में कहा। स्टैबिंग हॉट शी फैंग की बातों से तुरंत प्रभावित हो गया। उसने सोचा कि शी फैंग एक ऐसा मित्र है जिससे मिलना जुलना उचित है। अगर वह कल शी फैंग को एक सोने का सिक्का लौटाता है तो इससे गिल्ड के कामकाज में काफी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जालसाजों को प्रशिक्षित करने और सामग्री खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में सिक्कों की आवश्यकता होती है। क्रेडिट का उपयोग करके इन्हें खरीदना इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। भाई ये फैंग का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, लेकिन 60 क्रेडिट्स कुछ ज्यादा ही कम है। इतनी कीमत में इन्हें खरीदने की हिम्मत मुझमें नहीं है और कहने से ही लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं हर एक चांदी का सिक्का 80 क्रेडिट्स में खरीदूंगा, कुल मिलाकर 7,200 क्रेडिट्स। मैं इन्हें तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। स्टैबिंग हॉट बहुत खुश था। अगर शी फैंग को कोई शिकायत भी होती तो भी स्टैबिंग हॉट जिद करके पूरे 7,200 क्रेडिट्स शी फैंग को ट्रांसफर कर देता। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। भाई ये फैंग, मैं पहले फोर्जिंग डिजाइन के लिए बोली लगाने जा रहा हूं। भविष्य में अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। मैं आपकी पूरी मदद करने की हर संभव कोशिश करूंगा। अपनी बात समाप्त करते ही स्टैबिंग हॉट अपने अधीनस्थों के साथ जल्दी से नीलामी घर के लिए रवाना हो गया। अपने बैंक खाते में अतिरिक्त 7,200 क्रेडिट देखकर शी फैंग ने बेबसी से मुस्कुरा दिया। स्टैबिंग हॉट के प्रति उसकी राय और भी प्रबल हो गई। फिलहाल उनके बैंक खाते में 20,000 से अधिक क्रेडिट थे। 2 वर्चुअल गेमिंग हेलमेट के लिए पैसे अब सुरक्षित थे। कम से कम 7 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वर्चुअल गेमिंग हेलमेट नहीं खोना पड़ेगा और गॉड्स डोमेन खेलने की क्षमता भी नहीं खोनी पड़ेगी। अब उसका बचा हुआ काम था और भी ज्यादा पैसा कमाना और स्कूल की फेलोशिप पार्टी शुरू होने से पहले कुछ धनराशि इकट्ठा करना। कौन जाने, शायद उसे फेलोशिप पार्टी में एक शानदार मौका मिल जाए जिससे उसकी वर्कशॉप की नींव मजबूत हो जाए। शी फैंग के पिछले जीवन में शैडो को फेलोशिप पार्टी में एक बड़ा अवसर मिला था। इसी अवसर के कारण शैडो वर्कशॉप की शक्ति में काफी वृद्धि हुई, जिससे उन्हें व्हाइट रिवर सिटी पर नियंत्रण के अधिकार के लिए अन्य तृतीय श्रेणी के गिल्डों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास मिला। इस जीवन में चूंकि उन्हें फेलोशिप पार्टी में शामिल होना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस महान अवसर को हाथ से जाने नहीं देते। वे यथासंभव अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करते। इसके बाद शी फैंग ने एक होटल ढूंढा और वहां एक गेस्ट रूम किराए पर लिया।
रेड लीफ टाउन में उसके सिर के ऊपर लिखा लाल नाम बहुत ही ध्यान खींचने वाला था। अगर उसने इससे निपटने का कोई उपाय नहीं निकाला तो उसकी हर हरकत आसपास के खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित कर लेगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस चीज का इस्तेमाल इतनी जल्दी करना पड़ेगा। शीफेंग ने अपने बैग से दानव मुखौटा निकाला। वह अपना सिर हिलाए बिना और हंसे बिना नहीं रह सका। अगर उसके पास यह वस्तु नहीं होती तो उसे अपने रेड नेम के मामले को सुलझाने में वाकई बहुत मुश्किल होती। दानव मुखौटा पहनने के बाद शीफेंग ने अपने चेहरे के हाव भाव को ठीक किया। उसका नया रूप उसके मूल रूप से बिल्कुल अलग था। साथ ही उसका लाल नाम भी हरा हो गया। यदि दूसरों के पास उच्च स्तरीय अवलोकन कौशल न होता तो वे उसके भेष को पहचान नहीं पाते। समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद शीफेंग ने अपने बचे हुए 3 सोने के सिक्के वर्चुअल ट्रेड सेंटर पर रख दिए। प्रत्येक चांदी का सिक्का 80 क्रेडिट में बिका। मौजूदा प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अगर असैसिन्स एलायंस फोर्जिंग डिजाइन के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाता है तो प्रथम श्रेणी के गिल्ड और अन्य द्वितीय श्रेणी के गिल्ड शायद ही चुप बैठ पाएंगे। तब प्रतिस्पर्धा अभी से कहीं अधिक तीव्र होगी। शीफेंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी गेम करेंसी नहीं बिकेगी। जैसे ही शीफेंग होटल से निकलने ही वाला था, अचानक उसे एक विचार आया। उसने हल्के से अपने माथे पर हाथ फेरा। मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूं? अब जब मेरे पास दानव का मुखौटा है तो मैं इसका सही उपयोग कैसे नहीं कर सकता? शीफेंग के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। दानव मुखौटा पहनने वाले की पहचान छुपाने में सक्षम था। ईश्वर के क्षेत्र में शीफेंग के लिए कई मामलों में अपनी पहचान प्रकट करना असुविधाजनक होता, लेकिन दानव मुखौटा के साथ वह एक अलग पहचान बनाकर अंधेरे में घूम सकता था और कई ऐसे कार्य कर सकता था जो वह स्वयं नहीं कर सकता था। और अभी ऐसा ही एक समय था। होटल से बाहर निकलने के बाद शीफेंग ने अपने आसपास का जायजा लिया। उसने देखा कि कई खिलाड़ी अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। उनकी निगाहें होटल के मुख्य द्वार पर टिकी हुई थीं, मानो वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। हालांकि दानव मुखौटा के प्रभाव के कारण इन खिलाड़ियों ने शीफेंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बदमाश अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या वह तब तक अंदर ही रहने की योजना बना रहा है जब तक उसका लाल नाम वापस नहीं बदल जाता? होटल के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े एक हत्यारे ने अधीरता से कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? वो बदमाश तो पक्का मरेगा। उसने बॉस आयरनस्वॉर्ड पर चुपके से हमला करने की हिम्मत की। उसने हमारे कई साथियों को मार डाला। उसके और मार्शल यूनियन के बीच दुश्मनी अब असहनीय स्तर पर पहुंच चुकी है। मैं देखना चाहता हूं कि वो कब तक छिप सकता है। अगर वो मूर्खता से इंतजार करता रहा और अपने अपराध का बोझ कम करने के लिए राक्षसों को मारने के बजाय उसका लाल नाम गायब होने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। भले ही वो अभी शक्तिशाली हो, 30 घंटे बीतने के बाद हमारे उपकरण और स्तर उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। उस समय उसे लेवल 0 तक मारना बहुत आसान होगा, दूसरे हत्यारे ने ताना मारते हुए कहा। मार्शल यूनियन के ये खिलाड़ी शीफेंग का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनका निशाना ठीक उनके बगल में खड़ा था और उसने उनकी बातचीत का हर एक विवरण सुन लिया था। मार्शल यूनियन वाकई में कार्रवाई करने में बहुत तेज है। अगर उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए हत्यारों का एक दल भेजा है तो वे मेरे बारे में वाकई में बहुत अच्छी राय रखते हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास उनके साथ समय बिताने का समय नहीं है। मैं बस उन्हें आसमान के उजाले होने का इंतजार करने दूंगा। शीफेंग को बहुत पहले से ही अंदाजा था कि आयरनस्वॉर्ड लान उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। आखिर पिछले जन्म में शीफेंग का आयरनस्वॉर्ड लान से कई बार आमना सामना हो चुका था। वह आयरनस्वॉर्ड लान के स्वभाव को अच्छी तरह समझता था। आयरनस्वॉर्ड लान निश्चित रूप से बदला लेना चाहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। बदला लेने के लिए वह हर हाल में तत्पर रहेगा, बल्कि वह बदला सैकड़ों हजारों गुना चुकाएगा। अगर अच्छे शब्दों में कहें तो आयरनस्वॉर्ड लान एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन अगर बुरे शब्दों में कहें तो आयरनस्वॉर्ड लान एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति था। उसके विचार दूसरों को आसानी से समझ आ जाते थे। इसके बाद शीफेंग बेफिक्र होकर होटल से निकल गया। वहीं हत्यारों का दल मूर्खतापूर्ण ढंग से होटल के प्रवेश द्वार के सामने इंतजार कर रहा था। वे शीफेंग की कायरता का मजाक उड़ा रहे थे, जिसने होटल के अंदर छिपने की हिम्मत की थी। अंततः मौत उसका इंतजार कर रही थी। व्यापार क्षेत्र में नीलामी घर के सामने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। शीफेंग सामान खरीदने के लिए अंदर घुसने की भी जगह नहीं बना पाया। कोई और विकल्प न होने के कारण शीफेंग को फिलहाल हार मानकर शेफ एसोसिएशन जाकर वायलेट क्लाउड की प्रगति का जायजा लेना पड़ा। वर्तमान में लोकप्रिय फोर्जिंग एसोसिएशन की तुलना में शेफ्स एसोसिएशन पूरी तरह से सुनसान था।
एसोसिएशन में लाइफस्टाइल खिलाड़ियों का एक छोटा सा समूह ही आ जा रहा था। जिस रसोई को उसने पहले किराए पर लिया था, वहां पहुंचने के बाद शीफेंग ने दानव मुखौटा को फिर से ठीक किया, अपने मूल रूप में लौट आया, लेकिन अभी भी अपना लाल नाम छिपाए रखा। रसोई में प्रवेश करने के बाद शीफेंग ने देखा कि वायलेट क्लाउड इस समय फलों का रस बनाने में मग्न थी। उसके हाथों की हरकतें असाधारण रूप से तेज और निपुण थीं। वह इस समय लेवल 3 पर थी, जो कई अन्य लाइफस्टाइल खिलाड़ियों से कहीं अधिक थी। हालांकि शीफेंग ने पहले भी कई मास्टर शेफ को ठंडे पे बनाते देखा था, लेकिन किसी का भी काम वायलेट क्लाउड जितना सहज और स्वाभाविक नहीं था। ये समझना वाकई मुश्किल था कि वायलेट क्लाउड ने अपनी उत्पादन गति को बेहद धीमा क्यों बताया। उसकी गति तो चौंकाने वाली तेज थी। क्या वायलेट क्लाउड ने जानबूझकर उसे धोखा दिया था? शीफेंग ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वायलेट क्लाउड के ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए वह उसके पास गया और अचानक पूछा, वायलेट तुम कैसी हो? हालांकि ऐसा लग रहा था मानो शीफेंग का सवाल वायलेट क्लाउड के कानों तक पहुंचा ही न हो। वह अभी भी फलों का रस बनाने में मग्न थी। उसके मन में और कुछ नहीं था। वायलेट क्लाउड की एकाग्रता देखकर शीफेंग थोड़ा हैरान रह गया। उसने वायलेट क्लाउड को टोकने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय एक तरफ खड़े होकर उसे देखने का फैसला किया। 10 मिनट से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वायलेट क्लाउड को शीफेंग की उपस्थिति का पता नहीं चला था। इस बीच वह 10 से अधिक कप फलों का रस बना चुकी थी। ये फलों के रस देखने में बेहद ताजगी भरे लग रहे थे और इनसे हल्की, मनमोहक खुशबू आ रही थी। जब उसके हाथ में मौजूद सारी सामग्री खत्म हो गई, ठीक उसी समय जब वायलेट क्लाउड और सामग्री लेने ही वाली थी। वायलेट क्लाउड उस समय चौंक कर उछल पड़ी जब उसने देखा कि उसका बॉस शीफेंग उसके पीछे खड़ा है। ऐसा लग रहा था मानो वह काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हो। वायलेट क्लाउड का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने सोचा कि उसने अपने मालिक को इतनी देर तक इंतजार क्यों करवाया। सिर झुकाकर उसने घबराए हुए स्वर में कहा, सर, क्या तुमने 900 कप फलों का रस पी लिया? शीफेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस समय तक वायलेट क्लाउड के प्रति शीफेंग का सम्मान काफी बढ़ चुका था। किसी काम को करते समय व्यक्ति जितना अधिक एकाग्र रहता था, उसकी कार्यक्षमता उतनी ही अधिक होती थी। साथ ही कठिनाइयों पर काबू पाना भी उसके लिए आसान हो जाता था। हालांकि हर कोई लगातार उच्च स्तर का एकाग्र मन बनाए रखने में सक्षम नहीं होता था, ठीक वैसे ही जैसे किसी छात्र के विचार लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद भटकने लगते हैं, या शिक्षक का व्याख्यान सुनने के बाद उसका ध्यान कहीं और भटकने लगता है। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि वायलेट क्लाउड में असाधारण एकाग्रता थी। किसी भी कार्य को करते समय उसकी दक्षता कई गुना बढ़ जाती थी, यानी आधे काम में 2 गुना परिणाम मिलता था। यही कारण था कि वह अंततः एक क्लेरिक गॉड बन सकी। अगर वह क्लेरिक न भी होती और कोई और जॉब करती, तब भी उसकी उपलब्धियां संभवतः महान होती। जी हाँ, ये सब तैयार हो गए हैं, लेकिन इन्हें बनाते समय मुझे एक बात समझ में आई। बहुत सारी सामग्री खर्च करने के बाद मैंने एक नया फ्रूट जूस बनाया है। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं देंगे, है ना, महोदय? वायलेट क्लाउड ने थोड़ा डरते हुए कहा। आखिर उसने शीफेंग की आवश्यकताओं के अनुसार अपना काम पूरा नहीं किया था। 900 कप फ्रूट जूस बनाने के बाद वह अन्य व्यंजनों को बनाने में जुट गई। शीफेंग अनजाने में हंस पड़ा। मेज पर रखे सैकड़ों कप फलों के रस को देखकर उसने उत्साह से कहा, मैं तुम्हें दोष क्यों दूं? बल्कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। इस नए फलों के रस से मुझे अपने उस काम को पूरा करने में और भी अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। ये लो 3 चांदी के सिक्के इनाम के तौर पर। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में कई नई रचनाएं करोगे। फलों के रस की बिक्री में तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें बेचने के बाद दूंगा। जहां तक फलों के रस की बात है, फिलहाल आपको उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भेड़िए के मांस से बने व्यंजन बनाने पर ध्यान दें। मेरे पास अभी भी उनका अच्छा उपयोग है। फिलहाल खिलाड़ी भेड़िए के मांस को कीमती नहीं मानते थे। हालांकि जब इसे भेड़िए के मांस के व्यंजन में बदल दिया गया तो इसकी कीमत 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। ये वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि भेड़िए के मांस का व्यंजन खाने के बाद हर जॉब के मुख्य गुण 5 अंक बढ़ जाते थे और इसका असर 1 घंटे तक रहता था। खिलाड़ियों के बहुमत के लिए यह बढ़ोतरी बेहद आकर्षक थी। ये बढ़ोतरी एक और लेवल हासिल करने के बराबर थी और इससे वे राक्षसों को और भी तेजी से मार सकेंगे। लेकिन उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए शेफ के अधिकांश मौजूदा खिलाड़ियों ने इतनी अधिक लागत वाले व्यंजनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब तक उन्होंने ध्यान दिया तब तक वे एक बड़ा अवसर खो चुके थे। धन्यवाद महोदय, मैं अपना काम जरूर पूरा करूंगी। 3 चांदी के सिक्के पाकर वायलेट क्लाउड का चेहरा खुशी और कृतज्ञता से भर गया।
उसे लगा कि शी फैंग से मिलना वाकई उसकी किस्मत थी, वरना उसे अभी भी सड़कों पर सामान बेचना पड़ता और वो भी बस कुछ कप ही बेच पाती। पूरे हफ्ते मेहनत करने पर भी वो 3 चांदी के सिक्के नहीं कमा पाती। लेकिन उसने एक दिन की मेहनत में ही इतनी रकम कमा ली। इसके बाद शी फैंग ने सारे फलों के रस अपने थैले में रख लिए। उनमें 1700 से ज्यादा कप थे और अगर हर कप एक तांबे के सिक्के में बेचा जाए तो कुल मिलाकर 17 चांदी के सिक्के मिलेंगे। एक आम खिलाड़ी के लिए ये यकीनन बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन शी फैंग के लिए यह महज कुछ पैसे थे। हालांकि शी फैंग का इन्हें बेचने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उनके पास इनका एक और उपयोग था। सिस्टम, आपने नीलामी के लिए जो ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन रखा था वह बिक गया है। प्रोसेसिंग शुल्क काटने के बाद आपके बैग में कुल 2 गोल्ड और 76 सिल्वर जमा कर दिए गए हैं। क्या असैसिन्स एलायंस ने बोली जीत ली है? शी फैंग ने आधिकारिक मंच पर यह सवाल पूछा। जैसा कि उम्मीद थी, असैसिन्स एलायंस ने एक ट्रेड पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी सफल बोली के बाद फोर्जिंग डिजाइन का व्यापक प्रचार किया और अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने का मौका तलाशा। आखिरकार फोर्जिंग डिजाइन खरीदने की क्षमता गिल्ड की पृष्ठभूमि को दर्शाती थी। इससे कई शौकिया खिलाड़ियों को असैसिन्स एलायंस की ताकत के बारे में अपने अनुमानों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता। वायलेट, अगर तुम अपने कॉइन्स को क्रेडिट्स में बदलना चाहती हो तो वर्चुअल ट्रेड सेंटर पर रजिस्टर करने से पहले 1-2 घंटे और इंतजार करो। इससे तुम्हें बेहतर कीमत मिलेगी। शी फैंग ने कुछ सोचने के बाद वायलेट क्लाउड को याद दिलाया। वायलेट क्लाउड ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हालांकि वह शी फैंग के इरादों को नहीं समझ पा रही थी, फिर भी उसने उस पर भरोसा करना चुना। आखिरकार शी फैंग इस समय उसका रक्षक था। इसके बाद शी फैंग ने वायलेट क्लाउड को भेड़िए के मांस का व्यंजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए 5 चांदी के सिक्के और दिए। फिर वह शेफ एसोसिएशन से चले गए और उनका रूप एक बुजुर्ग सज्जन में बदल गया। अब उससे संपर्क करने का सही समय आ गया है। शी फैंग ने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थीं। इसके अलावा हत्यारों के गठबंधन ने अन्य गिल्डों में दहशत पैदा कर दी थी, इसलिए अब उस व्यक्ति से संपर्क करने का सही समय था। शी फैंग ने अपने मित्र विंडो को बुलाया और स्नो गॉडेस की तलाश की। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। कुरूक मैदानों के मुख्य क्षेत्र में हर 100 मीटर पर घास के मैदान के शेर के शावकों के झुंड देखे जा सकते थे। अगर किसी दल की स्थिति थोड़ी सी भी गलत होती तो दर्जनों घास के मैदान के शेर के शावक उनकी ओर आकर्षित हो जाते। इसके अलावा मैदानों के मध्य क्षेत्र में स्थित विशाल वृक्ष पर एक 6ठे स्तर का कुलीन घास के मैदान का शेर रहता था। उस स्थान को 6ठे स्तर के खिलाड़ियों के लिए वर्जित क्षेत्र कहा जा सकता है। हालांकि इस निश्चित क्षेत्र के अंदर जेंटल स्नो की टीम लगातार आसपास के लेवल 6 ग्रासलैंड लान कब्स को साफ कर रही थी। वे एलीट ग्रासलैंड लान का शिकार करने के उद्देश्य से एक खाली जमीन तैयार कर रहे थे। अगर आम खिलाड़ी उनके इस साहसी कारनामे को देखते तो वे निश्चित रूप से आश्चर्य से दंग रह जाते। एक दल ने 10 से अधिक घास के मैदान के शेर के शावकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नीले रंग के कवच में लिपटी जेंटल स्नो ने बहादुरी से युद्ध किया। वह किसी युद्ध देवी की तरह लग रही थी, मानो 10,000 के विरुद्ध एक अकेली लड़ रही हो। उसके एक ही वार से 3 घास के मैदान के शेर के बच्चे हवा में उड़ गए। साथ ही वह बचे हुए 2 शेर के बच्चों के पंजों से भी बच रही थी। अगर कोई विशेषज्ञ जेंटल स्नो का युद्ध देखता तो शायद अब तक उसकी आंखें फटी रह जाती। हालांकि उसका एक वार साधारण लग रहा था, लेकिन उसने तीनों घास के मैदान के शेर के बच्चों के महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया। उसके बचाव तो और भी सटीक थे, मानो उसकी पीठ के पीछे भी आंखें हों। बिना सिर घुमाए ही वह पीछे से आने वाले पंजों के वार से बच जाती थी। दूसरी ओर ज्वाला चुड़ैल झाओ युएरू एक तोप की तरह शक्तिशाली थी। उसके एक ही हिमज्वाला विस्फोट ने घास के मैदान के शेर के बच्चे की 1/3 शक्ति नष्ट कर दी। ठीक उसी समय जब घास के मैदान के शेर के बच्चे ने घृणा का भाव बदलते हुए झाओ युएरू पर आक्रमण करने ही वाला था, झाओ युएरू ने तिरस्कार भरी मुस्कान प्रकट की। जैसे ही उसके मुख से मंत्र का अंतिम श्लोक निकला, उसके निर्मल हाथों ने मंत्र पूरा कर लिया। इसके तुरंत बाद एक ज्वाला अजगर प्रकट हुआ। अजगर ने झुलसा देने वाली गर्म लपटें उगली और झाओ युएरू की ओर दौड़ते हुए घास के मैदान के शेर के बच्चे को तुरंत नष्ट कर दिया। झाओ युएरू का जादू पर नियंत्रण अत्यंत सूक्ष्म था, जो अपने चरम पर था। उनका मंत्रोच्चार और जादू करने की कला तो और भी असाधारण थी। सामान्यतः खिलाड़ियों को इन दोनों क्रियाओं को पूरा करने में 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन झाओ युएरू ने केवल 1.6 सेकंड का समय लिया। उनकी पूर्णता दर 86% थी, जिससे अग्नि ड्रैगन की गर्जना का प्रभाव 120% बढ़ गया।
इस एक ही वार से घास के मैदान के शेर के बच्चे की 2/3 शक्ति तुरंत कम हो गई। कुछ क्षण बाद 10 से अधिक घास के मैदान के शेर के बच्चे जमीन पर मृत पड़े थे। थोड़ी देर आराम करो और उन 2 एलीट ग्रासलैंड लायंस को लुभाने की तैयारी करो। शील्ड वॉरियर, तुम एक का सामना करो जबकि मैं दूसरे को संभालती हूँ। लूट का सामान समेटने के बाद जेंटल स्नो ने दूर गश्त कर रहे 2 एलीट ग्रासलैंड लायंस की ओर देखते हुए आदेश दिया। जब सभी लोग आराम कर रहे थे तभी जेंटल स्नो को ब्लैक फ्लेम नाम से हस्ताक्षरित एक संदेश प्राप्त हुआ। इस हस्ताक्षर को देखकर जेंटल स्नो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इससे पहले उसने ब्लैक फ्लेम फोर्जर के साथ सहयोग के मामलों पर चर्चा करने की इच्छा जताई थी। उसे जल्द ही जवाब मिल गया। पहले तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसे इसी तरह के कई और संदेश मिले। सभी संदेशों में खुद को ब्लैक फ्लेम फोर्जर बताया गया था। हालांकि थोड़ी पूछताछ और पहचान के बाद उसे पता चला कि ये सभी नकली थे। हर कोई उससे पैसे ठगना चाहता था। स्नो, क्या ये फिर से कोई परेशान करने वाला संदेश है? क्यों न तुम इसे इस तरह सेट कर लो कि तुम्हें सिर्फ अपने दोस्तों के संदेश ही मिले। इससे ये संदेश तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जेंटल स्नो के असामान्य व्यवहार को देखकर झाओ युएरू ने सुझाव दिया। जेंटल स्नो ने सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं ब्लैक फ्लेम फोर्जर से परिचित नहीं हूं। अगर असली ब्लैक फ्लेम फोर्जर हमसे संपर्क करे और हम उसका संदेश न समझ पाए तो क्या हमने वह ट्रेड व्यर्थ में पोस्ट नहीं किया होगा? मैं फिर भी इस पर एक नज़र डालूंगी। वैसे भी ब्लैक फ्लेम फोर्जर की प्रामाणिकता का पता लगाना बहुत आसान है। हालांकि संदेश पढ़ते ही जेंटल स्नो अचानक जम सी गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस संदेश ने ब्लैक फ्लेम की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया था। वह चाहता था कि वह वर्चुअल ट्रेड सेंटर जाए और उसके द्वारा दिए गए पासवर्ड का उपयोग करके एक निर्दिष्ट ट्रेड रूम में प्रवेश करे और ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन का व्यापार करे। लगता है इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुझे कुछ फायदा हुआ है। जेंटल स्नो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। संदेश के भाव से उसे साफ पता चल गया था कि यह ब्लैक फ्लेम असली है, वरना वह वर्चुअल ट्रेड सेंटर में फोर्जिंग डिजाइन का सौदा करने का सुझाव क्यों देता। आखिर ब्लैक फ्लेम के नकली लोगों के पास फोर्जिंग डिजाइन होता ही नहीं। क्या बात है, क्या असली ब्लैक फ्लेम ने आपसे संपर्क किया? जेंटल स्नो को अपनी बात पर सिर हिलाते देख झाओ युएरू तुरंत उत्साहित हो गई। उस रहस्यमय जालसाज से मिलने की चाहत में उसने पूछा, हम उससे कब मिलेंगे? फिलहाल ब्लैक फ्लेम फोर्जर को हर कोई जानता था। उसके पास एक ऐसी फोर्जिंग डिजाइन भी थी जो किसी गिल्ड के प्रभाव को बढ़ा सकती थी। एक के बाद एक संदिग्ध कारनामों के बाद अब जाकर उनके असली मकसद का पता चला। झाओ युएरू ब्लैक फ्लेम फोर्जर के तरीकों की प्रतिभा को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकी। विभिन्न गिल्डों द्वारा खेले जा रहे खेल में पहल पर नियंत्रण पाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। अब व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के प्रत्येक गिल्ड को इस चक्रव्यूह में फंसना ही था, अन्यथा उन्हें अन्य गिल्डों द्वारा समाप्त कर दिया जाता। उसके अप्रत्याशित कार्यों ने उसे प्रशंसा का भाव भी दिया। वह उस खास शख्स से बिल्कुल अलग था जो साफ तौर पर एक किस्मत का मारा था, फिर भी खुद को माहिर समझता था। उस शख्स के बारे में सोचते ही झाओ युएरू गुस्से से आग बबूला हो गया। ब्लैक फ्लेम फोर्जर की तुलना में उन दोनों में हजारों मील का फासला था। मैंने अभी उससे संपर्क किया, लेकिन वो हमें दोस्त नहीं बनाना चाहता। उसने बस इतना कहा कि वो 4 घंटे में लेवल 8 के नक्शे फिसिस कैनियन में मिलना चाहता है। फिसिस कैनियन हमारी मौजूदा जगह से ज्यादा दूर नहीं है। मैं पहले फोर्जिंग डिजाइन खरीद लूंगी, फिर हम जल्दी से इन एलीट ग्रासलैंड लायंस को खत्म कर देंगे। अगर हम जल्दी पहुंचे तो हम वहां पहुंच सकते हैं। जेंटल स्नो भी इस समय बहुत उत्साहित थी। स्टार मून किंगडम में इतने सारे बेहतरीन गिल्ड थे, फिर भी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्लैक फ्लेम फोर्जर उनके साथ सहयोग करने को तैयार होगा। उसे मानना ही पड़ा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं, या शायद ब्लैक फ्लेम की कुछ और ही योजनाएं हों। खैर, वो ब्लैक फ्लेम के इरादों को समझ नहीं पा रही थी। बहुत बढ़िया, तो चलो जल्दी करते हैं। अगर हमने उसे बहुत देर तक इंतजार कराया तो ये बहुत बुरा होगा अगर वह हमसे मिलना ही न चाहे। झाओ युएरू ने अचानक खड़े होकर उत्साह से ऐसा कहा। देखो तुम्हें कितनी जल्दी है, अभी समय है। जेंटल स्नो ने झाओ युएरू पर अपनी आंखें घुमाई। उसने सोचा भी नहीं था कि झाओ युएरू को ब्लैक फ्लेम में इतनी दिलचस्पी होगी। आमतौर पर वह अपने मिलने वाले अन्य लोगों के प्रति इतनी उत्साहित नहीं होती थी। इसी बीच जेंटल स्नो और झाओ युएरू की बातचीत का विषय रहे शीफैन रेडलीफ टाउन से निकल चुके थे। वे व्हाइट सैंड रूइंस की ओर दौड़ रहे थे। व्हाइट सैंड रूइंस एक लेवल 10 मॉन्स्टर एरिया था।
रेड लीफ टाउन और आसपास के कई अन्य कस्बों के खिलाड़ियों के लिए ये लेवल बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी जगहों में से एक था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ बहुत सारे क्वेस्ट उपलब्ध थे। इनमें गिल्ड क्वेस्ट और रेपुटेशन क्वेस्ट की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि 2 यूनिक क्वेस्ट भी थे। इन 2 यूनिक क्वेस्ट के इनाम बेहद भरपूर थे और भविष्य में जब शी-फैंग आधिकारिक तौर पर व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करेगा तो ये उसे बहुत लाभ पहुंचाएंगे। इसीलिए शी-फैंग व्हाइट सैंड रूइंस की ओर भाग रहा था। जैसे ही शी-फैंग सफेद रेत के विशाल मैदान पर पहुंचा, जेंटल स्नो का एक संदेश आया। संदेश में लिखा था कि उन्हें अचानक बैठक का समय 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा है और मुआवजे के तौर पर 24,000 क्रेडिट की कीमत पर फोर्जिंग डिजाइन खरीदने के अलावा वे उसे 20,000 क्रेडिट अतिरिक्त देंगे। उनकी संपत्ति सचमुच हद से ज्यादा थी। शी-फैंग को देरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी उसे यहाँ के मिशन पूरे करने के लिए काफी समय चाहिए था। इस बीच 20,000 क्रेडिट एक गोल्ड कॉलर वर्कर के 2 महीने के वेतन के बराबर थे। एक जेंटल स्नो ने इसका इस्तेमाल देरी के मुआवजे के तौर पर किया। इतना ही नहीं, उनके बीच ये कारोबार की शुरुआत ही थी, फिर भी वह पहले ही 40,000 क्रेडिट से अधिक कमा चुका था। वह यह मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि जेंटल स्नो जैसी शख्सियत के साथ काम करने के कई फायदे थे, खासकर तब जब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि दूसरे वर्चुअल रियलिटी गेम्स के अमीर भी उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके बाद अपनी यादों के आधार पर शी-फैंग ने सफेद रेत के खंडहरों में एक गुप्त मार्ग की खोज की। लगभग आधे घंटे तक इस मार्ग पर चलने के बाद उसे सफेद रेत में दबा हुआ एक बंकर दिखाई दिया। बंकर के प्रवेश द्वार पर 2 10वें स्तर के कुलीन ब्लैक स्टील बौने पहरा दे रहे थे। 2 विशिष्ट मिशनों में से एक, स्टील फोर्ट्रेस बैरुटिया, इस बंकर के अंदर पाया जा सकता था। टेल नोट्स 1 गोल्ड कॉलर वर्कर, उच्च कुशल पेशेवर जिनकी उच्च मांग हो सकती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, इंजीनियर और वकील। ब्लैक स्टील ड्वार्फ्स, वे धातु शिल्प के प्रति जुनूनी लोगों का एक समूह थे। ब्लैक स्टील ड्वार्फ्स की सभ्यता कभी अतुलनीय रूप से प्रतिभाशाली थी और उनकी छाप अनगिनत पौराणिक उपकरणों के निर्माण में देखी जा सकती है। ब्लैक स्टील बौनों की भुजाएं उनकी जांघों जितनी मोटी और मजबूत थीं और उनकी मांसपेशियां पत्थर जैसी कठोर थीं। उनकी गहरे रंग की त्वचा के अलावा रात के समय अक्सर लोग उन्हें चट्टान समझ लेते थे और कई बार गलती से उन पर बैठ जाते थे। बेशक इस तरह की कार्रवाई के परिणाम बहुत गंभीर थे, क्योंकि इन ब्लैक स्टील बौनों को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि उनके साथ मलमूत्र की तरह व्यवहार किया जाए। शी-फैंग सीधे चलकर वहां पहुंच गया। श्वेत रेत के खंडहरों में स्थित यह बंकर बेहद गुप्त था। शी-फैंग के पिछले जीवन में श्वेत रेत के खंडहरों में मिशन पर निकले कई गिल्डों को इस बंकर का पता लगाने में काफी समय लगा था। उन्हें इस बंकर से कई अच्छे मिशन मिले और कुछ मिशनों में तो रहस्यमय लोहे के उपकरण भी इनाम के तौर पर दिए गए। हालांकि ऐसे मिशनों को पूरा करने के लिए आमतौर पर एक दल की आवश्यकता होती थी। किसी एक व्यक्ति के लिए इन्हें अकेले पूरा करना बिल्कुल असंभव था। हालांकि इन मिशनों की तुलना में इन ब्लैक स्टील बौनों की अनुकूलता कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। ये रहस्य भी खिलाड़ियों के 20 से अधिक स्तरों तक पहुंचने के बाद ही पता चला। यहाँ स्टील फोर्ट्रेस बारुटिया नाम का एक अनोखा मिशन उपलब्ध था। हालांकि इस मिशन को पूरा करने के लिए एक निश्चित स्तर की अनुकूलता आवश्यक थी, इसलिए कई खिलाड़ी इसे प्राप्त करने से चूक गए। इसके विपरीत एक अज्ञात औसत खिलाड़ी को यह मिशन मिल गया। इतना ही नहीं, मिशन पूरा करने के बाद वह खिलाड़ी तुरंत कई गिल्डों का भर्ती लक्ष्य बन गया। बंकर के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचकर पहरा दे रहे 2 एलीट ब्लैक स्टील ड्वार्फ्स ने शी-फैंग को एक साधारण नजर डालने के बाद अंदर जाने दिया। बंकर का भीतरी हिस्सा बहुत विशाल था। ये बिल्कुल एक भूमिगत शहर जैसा था। हर जगह ब्लैक स्टील ड्वार्फ मौजूद थे और अधिकांश सड़कों पर या तो हथियार और उपकरण की दुकानें थी या बार, मनोरंजन के स्थान बहुत कम थे। मुख्य सड़क पर चलते हुए कई मोड़ और चक्कर लगाने के बाद शी-फैंग एक स्टील की इमारत के सामने पहुंचा। यह इमारत नगर पालिका थी और जब शी-फैंग इमारत में दाखिल हुआ तो नगर के मेयर, जो एक लेवल 30 एलीट एनपीसी थे, ने उन्हें तुरंत देख लिया। चूंकि इस छोटे से शहर में लंबे समय से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था, इसलिए मेयर ने खुशी खुशी शी-फैंग का स्वागत किया। नमस्कार साहसी, स्टोनहैमर टाउन में आपका स्वागत है। मैं ब्लैकबीड टाउन मेयर हूँ। ब्लैकबीड ने गर्मजोशी से कहा। नमस्कार महापौर जी, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो क्या मैं आपकी किसी काम आ सकता हूँ? शी-फैंग ने विनम्रतापूर्वक ये बात कही, क्योंकि ऐसे व्यवहार से अन्य पात्रों की उसके प्रति राय बेहतर बनती। ब्लैकबियर्ड ने अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरा।
कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, हे साहसी, हमारे छोटे से कस्बे को वाकई मदद की जरूरत है। यहाँ आसपास का मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है और पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। नतीजतन इस छोटे से कस्बे में रहना मुश्किल होता जा रहा है। मैं उचित कीमत चुकाने को तैयार हूँ, इसलिए आशा है कि आप हमें पानी का बड़ा स्रोत या गर्मी से राहत दिलाने वाली कोई चीज़ उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। सिस्टम, क्या आप ब्लैकबीड का अनुरोध नामक क्वेस्ट को स्वीकार करना चाहते हैं? शी फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह ठीक इसी वजह से यहाँ आया था। मुझे मदद करने में खुशी होगी, शी फैंग ने जवाब दिया। रॉकहैमर टाउन में सबसे महत्वपूर्ण चीज टाउन मेयर की लोकप्रियता थी। हालांकि इसे हासिल करना इतना आसान नहीं था। इसका कारण ये था कि उनके द्वारा दिया गया मिशन पूरा करना आसान नहीं था। इसके अलावा मिशन के पुरस्कार भी बहुत कम थे, जिसके कारण कई खिलाड़ी मेयर की लोकप्रियता हासिल करने के प्रयास को बीच में ही छोड़ देते थे। सिस्टम, ब्लैकबियर्ड का अनुरोध नामक क्वेस्ट स्वीकार कर लिया गया है। नगर के मेयर ब्लैकबियर्ड को 100 थैले साफ पानी या 5 कप ठंडा पेय भेंट करें। इसके बाद शी फैंग ने अपने द्वारा तैयार किया गया फलों का रस निकाला। शी फैंग द्वारा पेश किए गए फलों के रस के प्रत्येक 5 कप के लिए उसे 2 तांबे के सिक्के, ब्लैकबीड की अनुकूलता में 1 अंक की वृद्धि और 100 EXP प्राप्त हो सकते थे। लेवल 8 या 9 के खिलाड़ी के लिए 100 EXP मामूली लग सकता है। सिर्फ एक लेवल 10 के आम मॉन्स्टर को मारकर ही उन्हें 200 से ज्यादा EXP मिल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे कस्बों में 100 थैले साफ पानी 5 तांबे के सिक्कों में बिकते थे और सबसे सस्ते ठंडे पेय के 5 कप भी 5 तांबे के सिक्कों में मिलते थे। लागत घटाने के बाद इसका मतलब था कि खिलाड़ी 100 EXP के बदले 3 तांबे के सिक्के खर्च कर रहे थे। ऐसा करना तो कोई पागल ही सोचेगा। हालांकि शी फैंग बहुत इच्छुक था। उसके मौजूदा लेवल के हिसाब से 100 EXP कोई छोटी रकम नहीं थी। ये लेवल 5 के एक सामान्य मॉन्स्टर को मारने से मिलने वाले EXP से कहीं अधिक था। इसके बाद शी फैंग ने लगातार फलों का रस बांटना शुरू कर दिया। 1000 कप फलों का रस बांटने के बाद उसे कुल 400 तांबे के सिक्के और 200 अनुकूलता अंक प्राप्त हुए। साथ ही उसे 20,000 अनुभव अंक भी मिले, जिससे वह तुरंत लेवल 4 के 69% तक पहुंच गया। महज 10 मिनट में ही उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। ये लेवल 10 के एलीट मॉन्स्टर्स से लड़ने से भी तेज था। जब शी फैंग की लोकप्रियता 200 अंक तक पहुंच गई, तो उसने ब्लैकबीड से उस विशेष मिशन के बारे में पूछना शुरू किया। हालांकि ब्लैकबीड चुप रहा, उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहीं, मानो उसे मिशन के बारे में कुछ भी पता न हो। जैसा कि उम्मीद थी, मेरी लोकप्रियता अभी भी उतनी नहीं है। शी फैंग को लगभग ऐसे ही परिणाम की उम्मीद थी। इसलिए उसने वायलेट क्लाउड का नया प्रकार का फलों का रस निकाला और पूछा, महामहिम, इस प्रकार के फलों के रस के बारे में आपकी क्या राय है? इस नए फ्रूट जूस को देखकर ब्लैकबीड ने इसे अपने हाथों में लिया और सूंघा। अचानक उसकी दोनों आंखें चमक उठीं और वह उत्साह से बोला, ये कप पिछले 5 कपों से कहीं बेहतर है। साहसी, मुझे आश्चर्य है कि आपके पास ऐसे कितने कप हैं। मैं इसे खरीदने के लिए एक अतिरिक्त तांबे का सिक्का देने को तैयार हूँ। ब्लैकबीड के बेहद संतुष्ट चेहरे को देखकर शी फैंग दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वायलेट क्लाउड की कारीगरी इतनी बेहतरीन होगी कि एक सामान्य पात्र भी स्वेच्छा से हार मान लेगा। भगवान के क्षेत्र में ऐसा नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता था। चूंकि ब्लैकबीड को नया फ्रूट जूस पसंद आया, इसलिए शी फैंग ने स्वाभाविक रूप से बिना रुके लेन देन जारी रखा। उसके पास नए प्रकार के फलों के रस के कुल 750 कप थे। हर कप से उसे 3 तांबे के सिक्के, 1 अनुकूलता अंक और 100 अनुभव अंक मिलते थे। इससे साफ पता चलता था कि ब्लैकबीड को ये रस कितना पसंद था। इस तरह शी फैंग को आसानी से 2250 कॉपर और 750 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिल गए। उन्हें 75,000 EXP भी मिले, जिससे वे तुरंत लेवल 5 के 46% पर पहुंच गए। उनकी लेवलिंग की गति रॉकेट जैसी थी। दुर्भाग्य से नए प्रकार का फ्रूट जूस बनाने में काफी समय लगता था। इसके अलावा वायलेट क्लाउड को अभी और भी काम निपटाने थे। नहीं तो शी फैंग वास्तव में चाहते थे कि वायलेट क्लाउड उनके लिए 10,000 कप जूस बना दे, जिससे वे तुरंत लेवल 10 या उससे ऊपर पहुंच जाएं। 950 अनुकूलता अंकों के साथ नगर प्रमुख ब्लैकबीड ने आखिरकार बोलना शुरू किया। इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने कोई राज नहीं छिपाया। वे शी फैंग को अपने घनिष्ठ मित्र की तरह मान रहे थे। शी फैंग को स्टोनहैमर कुंजी भी मिल चुकी थी, जिसका जिक्र खिलाड़ी ने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं किया था। सिस्टम, स्टील फोर्ट्रेस बारूटिया नामक विशेष मिशन स्वीकार कर लिया गया है।
खिलाड़ी को फिसिस कैन्यन जाकर गिरे हुए स्टील फोर्ट्रेस बारूटिया की खोज करनी होगी और उसके अंदर से टाइटन का हृदय प्राप्त करना होगा। इसके बदले में नगर के मेयर ब्लैकबीड एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। इतनी अधिक अनुकूलता के साथ शी-फैंग ब्लैकबीड से फोजिन डिजाइन भी खरीद सकता था। उपलब्ध वस्तुओं पर सरसरी नजर डालने के बाद शी-फैंग चौंक गया। कुल मिलाकर 10 गढ़ाई डिजाइन बिक्री के लिए थे, उनमें से 5 सामान्य उपकरण गढ़ाई डिजाइन थे, 3 कांस्य उपकरण गढ़ाई डिजाइन थे, एक रहस्यमय लोहे का हथियार गढ़ाई डिजाइन था और अंतिम भी एक रहस्यमय लोहे का उपकरण गढ़ाई डिजाइन था। ब्लैकबीड ने तो अपनी सारी विरासत भी इसी से निकाल ली होगी। ये सभी फोजिन डिजाइन लेवल 8 से लेवल 10 तक के उपकरणों के लिए थे। हालांकि कांस्य उपकरण निर्माण डिजाइन 60 चांदी के सिक्कों में बिकते थे, जबकि रहस्यमय लोहे के डिजाइन 1 सोने और 50 चांदी के सिक्कों तक में बिकते थे। अगर कोई औसत खिलाड़ी इन्हें खोज भी लेता तो भी वह इन्हें खरीद नहीं पाता। सौभाग्य से इस बार शी-फैंग ने ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोजिन डिजाइन के 3 और टुकड़े बेच दिए थे। उसके पास मौजूद धन में एक बार फिर 9 सोने के सिक्कों से अधिक की वृद्धि हुई। अन्यथा वह भी इन वस्तुओं को देखकर ईर्ष्या ही करता। महामहिम महोदय, ये 3 कांस्य श्रेणी के गढ़ाई डिजाइन और 2 रहस्यमय लौह श्रेणी के गढ़ाई डिजाइन, मुझे ये सभी चाहिए। शी-फैंग ने बस 4 सोने और 80 चांदी सौंप दिए। दुर्भाग्यवश ये जाली डिजाइन खरीदते समय बाध्यकारी थे, अन्यथा वह इन्हें दोबारा बेचकर कम से कम दुगुनी या तिगुनी रकम कमा सकता था। इन फोजिन डिजाइनों में सबसे कमजोर लेवल 8 का कांस्य उपकरण था। हालांकि इससे भी मौजूदा गिल्डों में जबरदस्त सुधार आ सकता था। आखिरकार वर्तमान में सबसे उच्च स्तर के खिलाड़ी अभी लेवल 6 के करीब ही थे, जबकि अधिकांश खिलाड़ी अभी भी लेवल 1 या लेवल 2 के सामान्य उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। ये सोचना ही डरावना था कि जब सभी खिलाड़ी लेवल 8 पर पहुंच जाएंगे और पार्टी के हर सदस्य के पास लेवल 8 का कांस्य उपकरण होगा। लेन देन पूरा होने के बाद शी-फैंग को अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला।